नमस्कार दोस्तों। यदि आप एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है स्पेशली। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि एक्चुअल आप तैयारी तो कर रहे हैं, बट तैयारी करते समय जो आपके पास कंटेंट है उसको किस अप्रोच से पढ़ना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको लॉजिकली कैसे लगाना है, किस नेचर के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन कैसे जस्टिफाई करेंगे आपकी पोस्ट को। ध्यान रखना, क्वेश्चन जो आएगा वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग भी आएगा कि आप जिस पद की तैयारी कर रहे हैं उस पद से रिलेट है कि नहीं है क्वेश्चन। और जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हमारा इंटरव्यू में क्या तरीका हो वो भी इसमें साथ में तैयार हो जाए। तो आज हम जो है वो बात कर रहे हैं जो पेपर 2 है उसमें यूनिट नंबर 8 स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, पशु उत्पाद प्रसंस्करण। इसमें मांस के बारे में, मछली, कुक्कुट, अंडे, दूध, क्रीम, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। एक्चुअल ऑलरेडी मैं अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर वाले बैच के अंदर अभी ये यूनिट पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि मैं डिस्कशन करता हूँ क्लास में बच्चों से, तो मुझे लगा कि आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन हमारा है कि वधशालाओं में अचेतनता के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत स्टीयरिंग में ढोर के लिए, ढोर ही वर्ड यूज करना है, कैटल या ढोर के लिए कितना एम्पियर का करंट उपयोग किया जाता है। अब पहले तो ये प्रश्न है कि ये प्रश्न लिया क्यों गया। तो आपके सिलेबस में है स्लॉटर हाउस, है ना, और स्लॉटरिंग के बारे में जो है वो बात है। एक फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये भी दायित्व है कि वो ये देखे कि उसके आसपास जो भी बूचड़ खाने हैं उन बूचड़ खानों में किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह से सफाई हो रही है, हाइजीन का ध्यान क्या रखा गया है। जो खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के मानक हैं, यानी फूड सेफ्टी रेगुलेशन जो है 2011, उसमें बूचड़ खाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, उसके तहत काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एक्चुअल वहां से जो मांस निकल कर आएगा, बूचड़ खाने का उद्देश्य क्या होता है, जब भी हम अगर स्लॉटर हाउस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी क्या कहती है कि बूचड़ खाने का अर्थ है लाइसेंस प्राप्त स्थान, भवन, परिसर जहां खाद्य पशुओं को मानवीय तरीके से, स्वच्छ तरीके से वध किया जाता है। यहाँ पर अगर कहा है तो खाने के लिए जो है, अगर और क्यों किया जा रहा है, मानव उपभोग के लिए किया जा रहा है, तो फिर तो बात बन गई। तो इसमें अब हमको सबसे पहले तो देखना है कि मतलब कितने एम्पियर का, अब ये होती क्या है, पहले तो ये देखिए विद्युत स्टीयरिंग क्या होती है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा 1.5 एम्पियर। एक्चुअल अगर हम रिचुअल स्लॉटरिंग को छोड़ दें, अनुष्ठानिक वध, अनुष्ठानिक वध का मतलब किसी धर्म से संबंधित जो वध होते हैं उन्हें हम अनुष्ठानिक वध के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम के तहत हलाल करना, किसी भी जानवर को अगर हम कट कर दें और पूरा ब्लड शरीर से बह जाए तो ये हलाल है। अगर हिंदू रिचुअल्स में देखें तो किसी पशु को एक दम तेजी से मारा जाता है जिसको झटका कहा जाता है। वो फिल्मों में आपने देखा होगा ना कि कोई बलि देना होती है तो हीरो एक बहुत तेजी से उसके ऊपर फरसा या वो मारता है तो उसकी गर्दन कट के गिर जाती है, जिसको हम झटका कहते हैं। इन रिचुअल स्लॉटरिंग को छोड़ दें तो अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी जो है वो एक्ट एंड रेगुलेशन, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पशु जो है अगर कहा जाए तड़पे ना। पशु कल्याण की भी बात की गई है, एनिमल वेलफेयर की भी बात की गई है। और इसीलिए जब हम स्लॉटरिंग करें तो कोशिश करें कि जानवर को स्लॉटरिंग से पहले यानी काटने से पहले क्या कर दें, उसको बेहोश कर दें। बेहोश करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक जमाना था कि बेहोश करने के लिए मशरूम हैमर इस्तेमाल होता था, ये जो बीच वाला सर होता था जानवर का, इस पे बहुत तेजी से एक हथौड़ा मारा जाता था। हथौड़ा मारने से जानवर एकदम तड़पता था और बेहोश हो जाता था, मरता नहीं था। यहाँ पर ये बिल्कुल वैसा है जैसे पुरानी फिल्में देखी होंगी आपने, तो उसमें हीरो जो है वो विलेन के यहाँ जाता है और जाने के बाद उसके किसी विलेन को ऐसे पीछे एक घूसा मार देता है और वो बेहोश हो जाता है, सर के ऊपर ऐसे मार दिया घूस जो है बेहोश। ये था। धीरे धीरे तकनीक बदली, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्लॉटरिंग आ गई। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अगर ढोर, ढोर मतलब कैटल, तो हमको 1.5 एम्पियर चाहिए, बछड़ा है तो 1 एम्पियर चाहिए, सुअर है तो 1.25 एम्पियर का करंट चाहिए उसके लिए। इस तरह से धीरे धीरे जाएंगे। टर्की जो कि अपने आप में मुर्गी जैसी एक प्रजाति होती है, उसमें हमको बहुत कम यानी अगर कहा जाए 150 मिली एम्पियर चाहिए अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी रेगुलेशन। ये जो फाइल लगी है ये फूड सेफ्टी रेगुलेशन की, आपको ये बता दूं, ये भी जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये मैं फूड सेफ्टी रेगुलेशन के तहत पढ़ा। तो अगर हम यहाँ फूड सेफ्टी रेगुलेशन पर जाएं तो इसमें साफ कहा गया, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, स्पेसिफिक हाइजीन एंड सैनिटेशन सैनिटरी प्रैक्टिसेस एंड द फॉलोइंग द फूड बिजनेस ऑपरेशन engaged in manufacturer processing, storing, selling meat and meat product, regulation 2.1.21, clause 1, clause 5, part 4,
फूड सेफ्टी रेगुलेशन 2011। इन रेगुलेशन के हिसाब से चले तो हमें ये बात समझ पड़ती है कि किसी पशु को बेहोश करने के लिए, बेहोश करने की प्रक्रिया को बोल रहे हैं स्टेनिंग, बेहोश करने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर दिख रहा है, वहां ढोर ही यूज हो रहा है कैटल्स के लिए। पहले होता है ना, कहाँ क्या करते हो, गांव में एक शब्द इस्तेमाल करता रहे जी तो ढोर ही चराएंगे तो वो पशुओं के लिए ढोर, यानी कैटल्स के लिए ढोर, या पशु वर्ड यूज नहीं करेंगे। पशु तो सब कुछ हो जाएगा ना, पशु के अंदर तो हिरण भी आ जाएगी, शेर भी आ जाएगा, पर यहाँ ढोर के अंदर जो कैटल्स हम पालते हैं यहाँ पर, उसकी बात हो रही है। तो वो लिख रहा है कि ढोरों को यांत्रिक बेहोशी तीन पद्धति, ये भी अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है। वो पूछ ले आपसे एग्जाम में कि भाई ढोरों को यांत्रिक रूप से बेहोश करने के लिए कितनी पद्धतियां इस्तेमाल की जाती है, उन्होंने कहा 1 2 3 4, या लिखा हुआ तीन, तो यही मानना पड़ेगा, तीन है। पहला है कैपेटिव बोल्ट स्टेनिंग, मशरूम हेड जगह कहा जाए, और यूनियोमेटिक जो है वो समाधान स्टेनिंग। ये पैटर्न है, आप चाहो तो ये तीनों के नाम भी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, ये एक सेपरेट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। दूसरा वो बोल रहा है कि आज के समय में, वर्तमान समय में अगर कहा जाए, उसको बेहोश करने के लिए, अचेतनता के लिए बहुत कॉमन सी चीज है। जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर उसको कुछ देर के लिए अचेतन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ब्रेन पे शॉक देते हैं, वैसे ही जैसे यहाँ दे रहा है, लगभग इतना ही एम्पियर का शॉक उसको दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाता है और वो शांत हो जाता है। उसको कूल डाउन करने का एक तरीका है, मनुष्यों में भी यूज हो रहा है, पर यहाँ स्लॉटर हाउस में हो रहा है, वहां पर अगर कहा जाए मेंटल हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो यहाँ हमको दिखा कि पशु के शरीर आकार के आधार पर ये जो एम्पियर है वो बढ़ घट रहा है। ढोर यानी कैटल्स में 1.5 एम्पियर, बछड़ा छोटा होता है उसमें 1 एम्पियर, सुअर में 1.25 एम्पियर, भेड़ में 1 एम्पियर। तो आप धीरे धीरे करके, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और स्टनिंग प्रोसेस इस्तेमाल होती थी, गैस स्टनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत कॉमन है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मतलब कार्बन डाई जो अगर कहा जाए, स्टनिंग को आपको समझाऊं कि आप अपने घर के बाहर किसी कार में दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक पूरे कांच लगा के कार बंद करके बैठ जाइए, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ बेहोश हो जाए, क्योंकि कार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ब्रेन फॉगिंग होगी, और उसके बाद व्यक्ति को हल्की हल्की मूर्छा आएगी और बेहोश हो जाएगा। कई बार आपने सुना होगा कि घरों में लोग सिगड़ी जला के रख लेते हैं रात में, विंटर्स में, और सुबह पता चलता है कि सब लोग मृत पाए गए, क्योंकि सबसे पहले बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें पहले हम बेहोश करने के लिए, जैसे आपने देखा ना लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है वो बेहोशी के लिए किसी समय इस्तेमाल की जाती है। या हमको दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड खोलकर जो है वो स्टैनिंग सुअरों के लिए प्रयोग की जाए, ये उन्होंने एक नियम लगा दिया यहाँ पर बता दिया। अब आप सोचिए, इससे एक ये, और ये पूरा जो टॉपिक है ये क्यों है, क्योंकि आप जो बूचड़ खाने में जानवर काट रहे हैं उसको भी अधिकार है भाई, है ना, पशु कल्याण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको, पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझ पड़ गया। इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस नेचर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपसे इंटरव्यू में पूछेगा यार अनुष्ठानिक वध बताओ, तो आप ये बताओगे कि भाई अनुष्ठानिक वध किसी अनुष्ठान, धार्मिक रीति, यहूदी में अलग होगा, हिंदू धर्म में अलग होगा, इस्लाम में अलग होगा, सब धर्मों के अनुष्ठानिक, वहां की प्रैक्टिसेस किसी स्लॉटर प्रैक्टिसेस से मैच नहीं कर सकते, है ना, वो आप कभी भी ना माने कि वो प्रैक्टिसेस उनसे मैच करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक मांस में मार्बलिंग नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा ध्यान रखिए कि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप नॉनवेज खाते हो, लेकिन अवेयरनेस, क्यूरोसिटी होना चाहिए इस विषय के बारे में कि क्या चीजें हैं, कैसी दिखती हैं, जिससे कि एग्जाम हॉल में आंसर तक जाने में आपको सहूलियत हो। मार्बलिंग, आपने जीवन में कभी भी मार्बल देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, वो मार्बल कुछ ऐसा ही होता है, जैसे यहाँ पर ये मीट मार्बलिंग का फोटो है। अगर हम चिकन को देखें, किसी दुकान पे खाया ना हो तो देखा तो होगा, चिकन को देखें तो चिकन के अंदर कोई मार्बलिंग नहीं होता, वो लाइट से पिंक कलर का, इसलिए उसको व्हाइट मीट भी कहा जाता है कई बार। ऐसे ही पक्षियों के जो मांस होते हैं वो कभी भी रेड मीट की डेफिनेशन में काउंट होते ही नहीं। पक्षी और मछलियों का मांस हमेशा जो है वो व्हाइट मीट के रूप में देखा जाता है। तो वहां पर हमको दिख रहा है कि कोई मार्बलिंग नहीं है। मार्बलिंग का मतलब है कि जो बीच बीच में ये सफेद सा हिस्सा दिख रहा है, ये एग्जैक्टली लाइट येलो पार्ट होता है, सफेद नहीं होता। ये होता है उसका फैट, यानी चर्बी। इस चर्बी का इस्तेमाल कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये भी आप जब एडल्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैंने पढ़ाया पूरा है कि कृत्रिम घी बनाने में कैसे जानवरों की चर्बी जो है वो उपयोग की जा रही है, जिलेटिन बनाने में कैसे जानवरों की चर्बी यूज की है। तो मीट मार्बलिंग, अगर हम एक सिंपल कीवर्ड इंटरनेट पर टाइप कर लें मीट मार्बलिंग, तो ऐसे बहुत सारे फोटो आपको दिखेंगे। तो जनरली जो रेड मीट है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मेमना, सुअर, इनके मांस
मार्वलिंग होती है क्योंकि बीच बीच में बहुत ज्यादा फैट का डिपॉजिट होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन शरीर का भी ऐसा ही कंसेप्ट। हमारे शरीर में भी आपने देखा होगा ना, शरीर की मांसपेशियों के बीच जो फैट डिपॉजिट हो जाता है वो वैसे ही होता है जैसा ये दिख रहा है। तो किसी पशु के अंदर, ये भी एक टॉपिक है पूरा, कि मार्बलिंग होगी तो कौन से अंगों में ज्यादा होगी, है ना। जैसे हम हमारी बात करते हैं, हम कहते हैं ना यार बेली फैट, पेट के आसपास जो अगर कहा जाए फैट ज्यादा है तो दिख रहा है कि वहां पर जो है वो ये मार्बलिंग का स्ट्रक्चर ज्यादा दिख सकता है। तो प्रश्नकर्ता आपसे ही पूछ सकता है कि व्हाट इज मीट मार्बलिंग, आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो आप ये बता सकते हो कि जो मांस है ना, उसके बीच बीच का जो हिस्सा है उसमें जो फैट सेल्स हैं वहां पर, जो कि लाइट येलो उसी कलर की होती हैं, उससे जो अगर कहा जाए जो संरचना है वो देखने में एक मार्बल स्ट्रक्चर जैसी दिखती है। उसी मार्बल संरचना को हम मीट मार्बलिंग के नाम से जो है वो जाना ज्यादा जानते हैं, जैसे सुअर, कुक्कुट, बकरी। तो अभी आपको दिख रहा है कि कुक्कुट यानी जितनी भी मुर्गी से संबंधित प्रजातियां होंगी, पक्षी होंगे, उनमें ये मार्बलिंग जो है दिखाई नहीं देगी। और इसको देखने का सबसे सरल तरीका, हम इंटर देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी चीज को आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। ढूंढने के दो तरीके हैं, जैसे सपोज आपने यहाँ से उठाकर जो है वो मार्बलिंग यहाँ पर एक कॉपी कर लिया और इस यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया, है ना। ये हम चले गए और इसमें से हमने मार्बलिंग मार्बलिंग कर दिया, अभी मीट इतना ले लिया बस जो है। तो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको इमेज क्रिएट होगी, आपको लगेगा हाँ सर बिल्कुल सही। अब आप इन इमेजेस को देखकर ये तय कर सकते हैं कि किस मीट के अंदर मार्बलिंग का स्ट्रक्चर कितना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कम मार्बलिंग है, यहाँ पर दिख रहा है कि कम मार्बलिंग है, यहाँ पर फैट सेल्स कम है, यहाँ दिख रहा है ज्यादा मार्बलिंग है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग मीट के अंदर ये मार्बलिंग स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। फिर अगला जो है वो किसी स्तनधारी पेशी के पेशी तंतुकी में सर्वाधिक प्रतिशत क्या होता है। देखिए, जब मांस को खाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी स्लॉटर हाउस में या बूचड़ खाने में जब मांस काटा जाता है या किसी पशु का वध किया जाता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो मांस मेनली हमको प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ति करता है। हालांकि मांस में सभी कुछ है, सभी तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, फैट भी मिलता है। बट मेनली अगर हम कहें ना कि जैसे अंडा खाने से हमको प्रोटीन मिलता है, वैसे मांस भी एक प्रोटीन का रिच सोर्स जो है वो माना जाता है। उस प्रोटीन में, जो भी मांस के अंदर जो प्रोटीन सेल्स, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है मायोसिन का। हमेशा आप ये मान के चलिएगा, आप कभी भी मायोसिन को सर्च करेंगे आपको पता चलेगा ये मसल्स, आपकी और मेरी, आप पशु छोड़ दीजिए क्योंकि हम भी पशु ही हैं, आपकी और मेरी मसल्स के निर्माण में भी मायोसिन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये दिख रहा है ना, ये सब मायोसिन। मायोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोसिन ए लार्ज फैमिली ऑफ द मोटर प्रोटीन सर्कुलर फ्रॉम द वेरियस सेलुलर मूवमेंट। यहां पर अगर कहा जाए तो किसी भी पशु की मांसपेशियों के जो सबसे ज्यादा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने मीट लिया, टेक्निकली अगर कहा जाए उसमें मसल्स में जो अगर कहा जाए जो स्तनधारी की पेशियां होती हैं उसमें सबसे ज्यादा तो पानी होता है, लगभग अगर कहा जाए 65 से 80, ओवर स्टैंडर्ड माने तो 75%। फिर उसमें लगभग 16% से, अलग अलग मीट के अंदर अलग अलग हो सकता है, 16% से 22% के बीच जो है वो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन में भी सबसे ज्यादा जो अगर कहा जाए जो पेशीय तंतुकियां होती हैं जिनको अपन मायोफाइबर बोलते हैं, इसमें मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। तो अब आपके दो क्वेश्चन तैयार हो। एक क्वेश्चन आपका हो गया 8वीं यूनिट से, यूनिट नंबर 1 का, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में आपको जो है अगर कहा जाए टॉपिक है प्रोटीन। तो आपसे प्रश्नकर्ता ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक प्रोटीन का प्रकार है, जस्ट लाइक मायोसिन लिख दिया उसने, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मायोसिन भी एक प्रोटीन है। ठीक है, मायोसिन भी एक प्रकार का जो है वो प्रोटीन होता है। और कभी आप एनसीईआरटी का 11th या 12th क्लास का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें मायोसिन प्रोटीन के बारे में भी डिस्कशन। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया है आपका, ये सिलेबस यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 तक कोरिलेट, कौन सा टॉपिक किस यूनिट में कहाँ जाके फिट बैठेगा कुछ नहीं कहा सकता। जो अभी आपको मैं लगभग 20-30 क्वेश्चन कराऊंगा उनमें भी ये चीज जो है वो आपको जो है वो समझ पड़ेगी कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर इसमें जो है वो फिट आ सकता है। अगला भी बेसिक है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कंपोजिशन है इसीलिए। निम्नलिखित में से किस मांस के स्रोत में प्रोटीन एवं आर्द्रता का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर है चिकन। इसको हम देख सकते हैं टेक्निकली, यहाँ पर आपको प्रोटीन, मॉइस्चर, फैट और ऐश के फिगर दिख रहे हैं। अगर हम इन फिगर्स में ध्यान से देखें तो जो चिकन है वो प्रोटीन का रिच सोर्स है, उसमें आर्द्रता का भी प्रतिशत जो है वो ज्यादा होता है, ये मतलब सभी फिगर्स के अंदर जो देखा जाए तो, और बाकी चीजें। लेकिन अगर कहा जाए कि जो फैट परसेंटेज है
वहां पर अगर देखें तो हमको दिख रहा है कि जो मेमना है उसमें फैट परसेंटेज बाकी सबकी तुलना में ज्यादा है। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ये इस तरह से क्रम में आप देखें तो कभी भी जैसे आपसे पूछा जाए तो आप किसी चीज को मैक्स टू मिनिमम के बीच में जो है वो याद रखेंगे। जैसे कोई पूछे कि यार किस मांस में जो अगर कहा जाए आर्द्रता या नमी ज्यादा होती है, तो आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा फिगर किसका दिख रहा है? सुअर का मांस, जिसे पॉर्क कहा जाता है। देखो मांस के भी कोशिश करो कि नाम जो है वो इंग्लिश वाले याद रखें। सुअर के मांस को आप पॉर्क ही बोलो, गाय को आप बीफ ही बोलो, है ना। इस तरह से क्या होगा कि आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, चीजें जो है वो बेहतर तरीके से याद रहेंगी। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये बात समझ पड़ी कि प्रोटीन के मामले में 20 से 23% चिकन यानी मुर्गी की अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फिगर दिख रहा है। आर्द्रता के मामले में अगर हमको देखें तो सुअर का मांस, बसा के मामले में हम देखें तो मेमना। इनमें प्रोटीन की मतलब अलग अलग अगर कहा जाए प्रोटीन मॉइस्चर फैट आदि की परसेंटेज को जो है वो दिखाया गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मांस के कोमलीकरण को प्रभावित करने वाले कोलेजन निम्नलिखित में से क्या है? अब पहले तो समझ लीजिए, वैसे तो आपको सबको मालूम होगा कि कोलेजन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और ये यूनिट 1 भी आपकी तैयार हो गई कि वहां भी अभी आपको दो प्रोटीन तो ऐसे ही हो गया, मायोसिन प्रोटीन हो गया, कोलेजन। वो आपसे प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कर दिया कि भैया इनमें से कौन सा एक प्रोटीन का प्रकार नहीं है, दो तो यही होगा कि प्रोटीन हो। अब पहले ये कोमलीकरण यानी जो टेंडरिंग है वो है क्या चीज, वो समझना जरूरी। इसको अपनी उंगली से समझो। जैसे मान के चलो ये उंगली को ढीला रखा तुमने, ये वाली जो है, ये दो और ये वाली उंगली। अगर मान के चलिए एक चाकू लिया जाए नॉर्मल घर में, ऐसा करना मत, इसको धीरे धीरे ऐसे चलाया जाए धीरे धीरे, तो सोचो कि क्या वो कटेगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये ढीलापन है। ठीक है, ये ढीलापन है, इस ढीलेपन के कारण वो कटेगा। लेकिन इसी को मैं ऐसा टाइट कर लूं, ऐसा कोई से कहूं कि यार इधर से भी खींच ले इधर से भी खींच ले और एक बार चाकू करूं तो कट जाएगा। एक हमारा दांत कर, मांस का जो कोलेजन है जो कि अपने आप में प्रोटीन है, जो उसकी मांसपेशियों के निर्माण में एक प्रकार के फाइबर स्ट्रक्चर की भूमिका निभाता है। अगर उसको किसी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया जाए, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैरिनेटिंग होता है, दुकान वाले देखते हैं चिकन को मांस को टाइट करने के लिए, टाइट होगा तो आसानी से कट हो जाए। वो क्या करते हैं, चिकन को लेते हैं और उसमें खूब सारा विनेगर, दही, नींबू, सोडियम क्लोराइड यानी नमक आदि को मिला के अच्छा उसमें उसकी मसाज करके उसको टांग देते हैं। ये होता है बेसिक मैरिनेटिंग। उससे क्या हुआ, चिकन टाइट हो गया। यहाँ पर तो वो चिकन टाइट करने का एक जो अगर कहा जाए प्रक्रिया है यहाँ। उससे क्या हुआ, जब उसको दांत ने दबाया तो वो टाइट होने के कारण आसानी से कट गया। ये मैरिनेटिंग है। आप किसी स्लॉटर हाउस में जाओगे, बूचर खाने में, वो क्या करते हैं, जानवर को काटते हैं, काटने के बाद उसकी पैल्विक वाले हिस्से से या पैर वाले हिस्से से उसको ऐसे टांग देते हैं। टांगने से उसका 200-250 किलो का जो वजन होता है वो पूरा, ठीक है, नीचे की ओर आता है, पूरे शरीर के मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। अब खिंचाव आ जाता है तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए कि वो मांस के कोमलीकरण की एक विधि होगी। तीसरा, आप फ्रिज में रख दो। फ्रिज में अगर कहा जाए बेसिक रखोगे तो उससे भी जो अगर कहा जाए, प्रानुकूलन कहा जाता है कि नॉर्मल आप 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको मैनेज कर लो। ये सब चीजें क्या है, ये मांस के कोमली। तो कोमलीकरण का ये मतलब नहीं कि मांस हाथ में लिया और सॉफ्ट हो गया, नहीं। कोमलीकरण का मतलब है कि जब आप मांस को काटे यानी कोई व्यक्ति खाए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, जितनी भी दुनिया में अगर आबादी जाए, मैक्स टू मैक्स आबादी जो है वो नॉन वेज है, तो सबसे ज्यादा रिसर्च इसी के ऊपर हो रहा है, कैसे कैसे कोमलीकरण किया है। तो कोमलीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कोलोजन के ऊपर टिकी होती है। ठीक है, अगर किसी जगह कोलोजन है ही नहीं, फैट ही फैट है, तो उसकी तो बात ही नहीं कि आपको वहां कोमलीकरण करने की जरूरत है। ठीक है, वहां तो आपको जरूरत ही नहीं है। तो जैसे लिखा है, कोलोजन पशु में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख प्रोटीन है। ये प्रोटीन शरीर की त्वचा, मांसपेशियां, हड्डी, टेंडन, लिगामेंट, अन्य सहयोजी ऊतकों यानी कनेक्टिव टिश्यू के निर्माण करता है। कोलेजन ठोस, अघुलनशील, रेशेदार प्रोटीन होता है। सामान्य से शरीर के कुल प्रोटीन का 1/3 होता है। हमारे और आपके शरीर के निर्माण में भी कोलेजन की जो अगर कहा जाए बहुत बड़ी भूमिका है। कोलेजन अणु एक दूसरे के साथ मिलकर पतले रेशे बनाते हैं। अगर इनको तोड़ दें बीच बीच में किसी एक प्रक्रिया से, तो जैसे आप कई बार जो नॉनवेज खाता होगा वो बता सकता होगा कि मांस को खाते समय बहुत सारे रेशे दांतों में फंस जाते हैं, कोलेजन स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उतना ज्यादा अगर कहा जाए उसको चबाने में जो है वो तकलीफ कम होगी, उतनी ज्यादा उसको काटने में जो है वो तकलीफ कम होगी। तो ये जो रेशे हैं इन्हें फाइब्रिल कहा जाता है।
ठीक है। और शरीर में कई तरह के कोलेजन होता है, टाइप 1 टाइप 2, ये तो कभी आप जो भी आपके टीचर से आप पढ़ते हैं वो प्रोटीन वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें उन्होंने निश्चित रूप से आपको पूरा कोलेजन स्ट्रक्चर्स पढ़ाया ही उन्होंने। तो अब हमारे सामने ये बात साफ आ गई। यानी हमारा एक सिंपल टॉपिक जो है वो समझ पड़ा कि कोमलीकरण बहुत सरल सी प्रक्रिया, बहुत सारे तरीके आप इस्तेमाल करते हैं रोज। देखो दो तरह के तरीके, एक है कि हम और आप नहीं कर सकते, जैसे जो स्लॉटर्स हैं वहां पर पशु को टांगना, ये हम, हाँ, विजुअलाइजेशन हम कर सकते। अभी आप देखिए, जैसे मान के चलिए चिकन, चिकन के लिए जरूरी नहीं है उसमें अगर कहा जाए इस तरह का मांसपेशियों का कोई संरचनात्मक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें किसी बकरी को या जिसको मीट बोलते हैं हम लोग, किसी मीट शॉप पे देखिए तो वो क्या करते हैं, कभी देखा है ध्यान से? वो मीट को या ना जो बकरी है या जो भी जानवर है उसको काटने के बाद अपनी मीट शॉप पर ऐसे हुक से ऐसे टांग देते हैं, नीचे नहीं रखते। देखिएगा कभी वो नीचे नहीं रख रहे, क्यों नहीं रख रहे, तो कभी समझो ना कि जब वो टंगा हुआ है तो उसमें जो खिंचा पूरा वजन उसका खींच रहा है, उस वजन के कारण वो कोलेजन स्ट्रक्चर में जो तनाव आ गया, मांसपेशियों में जो तनाव आ गया, वो उसकी मांस के मृदुकरण में हेल्प कर गया ना, प्राकृतिक रूप से उसके जो अगर कहा जाए उसके कोमलीकरण में सहायता कर दी। तो कुछ चीजें तो आसपास हैं, देख ली तो ही जीत गए। तो यहाँ पर वो प्रश्न भी ऐसे ही जो है वो पूछेगा, और कहीं से जो अगर कहा जाए प्रश्न तो नहीं आएंगे। फिर मांस के कोमलीकरण को प्रभावित करने वाले वध पश्चात कारकों में शामिल नहीं है। इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए किसी स्लॉटर हाउस में किसी पशु को हम ले गए, तो उस पशु को काटने से पहले और काटने के बाद दो स्थितियां, दो तरह की स्थितियां होती हैं जिसमें अगर कहा जाए ये निर्भर करता है कि वो कोमलीकरण कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रजाति, आयु, लिंग, पेशी, ये वध पूर्व कारक हैं, यानी काटने के पहले ही ये निर्भर करेंगे कि वो कोमल होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर हमारे सामने कोई एक ऐसा पशु है, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि कोई गोवंशीय पशु है या भैंस वंशीय पशु है, उसके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है? फर्स्ट वन इज ये नेक वाला हिस्सा, गर्दन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ की मांसपेशियां बहुत ताकतवर होती है, वो बोझा ढोने में काम आता है। सेकंड वन इज उसके पैर वाला हिस्सा। तो हमें ये समझ पड़ रहा है कि वो जो मांसपेशियां वो इतनी ताकतवर हैं, इतनी मजबूत है कि उनको ऐसे भी काटना तोड़ना बहुत सरल नहीं है, उसको कोमलीकरण करना बड़ा कठिन है। तो वो वाले हिस्से को जब भी इस तरह के मीट को सर्व किया जाता है, पकाया जाता है, तो स्टीमिंग करना पड़ती है, बहुत लंबे समय तक स्टीम करके जो है वो पकाया जाता है उसको। दूसरा हिस्सा होता है कि जहां पर मांसपेशियां ऑलरेडी बहुत कम काम कर रही, ना के बराबर काम कर रही, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी में कहा जाए रिब्स, पशुओं में जो पीठ वाला हिस्सा होता है उसको अपन रिब यानी जो पसलियों वाला हिस्सा होता है, वहां की मांसपेशियों को बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, चाप पाया, ये जो अगर कहा जाए जिस बर्ड आते हैं जो नॉनवेज खाते हैं वो तो समझते होंगे, वो वाला जो ऊपर वाला चाप वाला हिस्सा होता है वो हिस्सा ऑलरेडी सॉफ्ट। हमें समझ पड़ रहा है, खुद अब दिमाग लगाओ, इसको क्या याद करना, आयु, जैसे जैसे पशु वृद्ध होगा मांसपेशियों में शिथिलता आ जाएगी, उसको तोड़ना काटना कठिन हो जाएगा। तो वृद्ध पशु कभी भी प्रेफर नहीं किए जाते, स्लॉटर्स वाले वो पसंद नहीं करते, वो कहते हैं यार ये मांस इसका जो है वो महंगा नहीं बिकता, लोग खरीदना नहीं पसंद करते, तो कम आयु वाला पशु लेते हैं। प्रजाति, वो देखते हैं कि कौन से पशु कौन सी प्रजाति का मांस जो अगर कहा जाए ज्यादा खाने में, यानी माल वाहक प्रजातियों का इस्तेमाल कम करना पसंद करते हैं। लिंग, हमेशा मालूम होगा कि मेल की तुलना में फीमेल की मांसपेशियां ज्यादा ताकतवर नहीं होती उस मामले में ना। मेल्स में ऑलरेडी, पशु हो चाहे मनुष्य हो, दोनों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट हो रहा है जो मांसपेशियों को ताकतवर मजबूत बनाता है। जो पुरुष होते हैं, कोई भी पुरुष जानवर उठा लो यार तुम, घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली कुछ उठा लो, उसके स्वभाव में जो एग्रेसिवनेस है, वो बेचारे में एग्रेसिव नहीं है, वो प्रकृति ने उसको भेजा है उस हार्मोन के साथ। महिलाओं में भी होता है टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन, बहुत ना के बराबर होता है लेकिन होता है। तो ये प्ली स्लॉटर फैक्टर्स हैं, मतलब कि जब आप उसको ले गए ना, मतलब जो भी यहाँ पर भी आप उसको अगर कहा जाए बूचड़ खाने में, वहां देखा कि अच्छा ये सारा मरणोत्पाद, प्राकुलन, मतलब कि कट करने के बाद मैंने मार दिया उसको, और उसके बाद जो लगभग 24 घंटे के लिए एक नॉर्मल 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वहां पर होते हैं, बड़े बड़े स्लॉटर्स में ये रहते हैं जहां पर मतलब वधशालाओं में मांस को क्या करता है, हैंग के ऊपर एक टांग दिया जाता है, और उसका टेम्परेचर जनरली 0 to 4 डिग्री मैनेज किया जाता है, उसको कंडीशनिंग कहते हैं, प्राकुलन। यहाँ पर अगर इसी तरह से चिलिंग, कुकिंग, कुकिंग का मतलब है जैसे अभी मैंने बताया ना, आप सोचिए आप दुकान पर जाते हैं, नॉन वेज वाले की दुकान पर कितने तरह की चीजें मिलती हैं। फर्स्ट मिलती है फ्राई, ठीक है, सेकंड मिलती है तंदूर, थर्ड मिलती है दम,
ये पैटर्न क्यों है? क्योंकि मांस का कौन सा हिस्सा कैसे कोमल होगा। आप याद रखिएगा, अगर आप दम बिरयानी खा रहे हैं, वो नॉर्मल बिरयानी से हमेशा महंगी मिलेगी। उसके पीछे का कारण है कि उसको स्टीम में कुक किया गया। स्टीम में कुक करने से मांस का कोमलीकरण हो गया। वो बहुत ही सॉफ्ट लगेगी। कोई आप में से खाता हो, मैं तो अब चूंकि हूं नहीं तो मैं बता भी नहीं सकता वैसे, बट वो कहेगा अरे वो तो वो मुंह में मैश ही हो गई। वो तो अगर कहा जाए बहुत आसानी से चल गई। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि उसकी कुकिंग की मेथड यह है। बाकी नहीं तो फ्राई, गए दुकान पर मैरिनेटेड चिकन है, वो देखा होगा कि तल के कढ़ाई से निकाल देता है, या उनके पास इस तरह के वो तंदूर्स होते हैं जिनमें बनाते हैं। तो ये कुकिंग मेथड्स कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं कि पोस्ट स्लॉटर फैक्टर्स में, कि भाई आप उसको सर्व कर रहे हो तो कैसे, जो अगर कहा जाए उसकी टेंडरनेस को मैनेज कर रहे हैं। कृत्रिम मृदुकरण, आर्टिफिशियल टेंडरिंग, कई सारे तरीके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि आप एसिटिक एसिड डाल दीजिए उसके ऊपर, सोडियम क्लोराइड के साथ जो रख लीजिए ये। और सबसे महंगा होता है विद्युत उद्दीपन, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। एक्चुअल क्या होता है इसमें, इस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेलेशन में, स्टिमुलेशन में सॉरी, 1000 वोल्ट करंट की जरूरत पड़ती है। और नॉर्मल ये सप्लाई हमारे घर और उसमें तो होती नहीं है कि 220 वोल्ट की करंट आती है हमारे पास। तो इस करंट के लिए कहीं ना कहीं उनको डिपेंड होना पड़ता है। बड़े स्लॉटर हाउस में ये है, तो वहां पर ये सुविधाएं जो मिलती। तो अगर आपने आंख बंद करके रियलाइज किया हो तो आपके दिमाग में आएगा कि किसी पशु के वध से पहले और बाद की स्थिति। अब इससे क्या सीखा? आज से जब आप अपनी सोसाइटी में घूम रहे हैं ना, तो अब देखो, तुम ये सोच लो कि भैया तुमको फूड सेफ्टी ऑफिसर बन ही गए हो। बन गए हो तो वो किस तरह से चिकन को सर्व कर रहा है, वो किस तरह से चीजें देखना तो पड़ेगा ना। देखोगे तब तो तय कर पाओगे कि चीजें हो रही हैं। जैसे कोई कहे, मैंने एक फिल्म देखी थी। अब मुझे फिल्म का तो नाम याद नहीं आ रहा, मिसेस ऐसा कुछ नाम था। अभी एक फिल्म थी, उसमें एक लड़की शादी होकर अपने ससुराल जाती है, तो उसके ससुराल में उसका लाइफ खाना पकाने में गई। तो उसकी सास उससे कहती कि तुम दम बिरयानी बना के खिलाना अपने ससुर को। चूंकि उसको दम बिरयानी लगता है कि टफ है, क्योंकि उसको स्टीमिंग से बनाया जाता है, वो कुकर में सर्व कर देती है। तो जब ससुर उसका खाता है, देखिएगा उसके टेलर में भी ये सीन बताया गया, जब उसको खाता है चिकन बिरयानी को, तो वो बोलता है कि बेटा तुमने इसको कुकर में बनाया है क्या? तो कुकर में बनाया तो ये दम बिरयानी तो हुई नहीं, ये तो जो है वो अगर कहा जाए पुलाव हो गया। वो एक वर्ड यूज करता है यहाँ पे। तो ये एक बेसिक सी बात है। क्या मैं समझ पड़ा कि यार यहाँ पर ये, आप खुद भी जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, चूंकि अब आप में से जिनने जो कोर्स ले लिया वो टीचर आपको अच्छे से पढ़ा ही रहे होंगे, तो वो आप उनसे जब डिस्कशन करते हो ना, तो ये चीज आप ले मेन लैंग्वेज में डे टू डे लाइफ के साथ डिस्कशन करोगे ना, तो चीजें बेहतर समझ पड़ेंगी। अगला है, दूध में मिलावट की बात करें हम, ये तो आपको ऑलमोस्ट मैंने समझाने की कोशिश करी यहाँ पर। बाकी तो और भी बहुत सारी, हाँ ये मैं एक आपको एक और चीज अपनी तरफ से दिखा देता हूँ कि जब हम मांस का कोमलीकरण करते हैं, तो मांस के कोमलीकरण की प्रक्रिया में ये जो विद्युत वाला, ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि इसमें आपको 1000 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी करंट की। तो दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन और लिया उसमें दिखाऊंगा। अब आता है दूध में माल्टोडेक्स्ट्रिन या स्टार्च की मिलावट का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है? पहले तो बेसिक है कि दूध में कोई भी स्टार्च की मिलावट है वो आयोडीन से पता चल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो माल्टोडेक्स्ट्रिन की बात की जा रही है। अब समझिए, कृत्रिम दूध जो बनाया जाता है आजकल बाजार में, जो दूध बिक रहा है, उसमें पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये पाउडर आलू से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि स्टार्च चाहिए उनको। अब आप आलू से स्टार्च निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर निकालना बता दीजिए, मैं सरल तरीके से आपको आलू से स्टार्च निकालना बता देता हूँ। आप कुछ मत करिए, ठीक है, आलू लीजिए और आलू को खूब उबाल लीजिए, है ना। और उबालने के बाद आलू को निकाल लीजिए, और आलू को एक बिल्कुल पतले कपड़े के ऊपर बहुत बार मैश कीजिए, इसे कई बार मैश कीजिए, और मैश करने के बाद पानी में रखिए, फिर उबालिए, फिर मैश कीजिए, फिर। तो बाद में फाइनली आपको बहुत ही लाइट वाइट कलर का एक चिपचिपा पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। ये स्टार्च है। कॉमन स्टार्च आपने देखा होगा कि अगर आप जैसे कॉमन स्टार्च आलू चावल आदि का देखना चाहते हो, तो कुकर को तेज आंच पर जब आप रखते हो, तो ऊपर सीटी के वहां से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जो कि एक पतली पपड़ी के रूप में जम जाता है। वो भी अपने आप में स्टार्च है। तो जहां हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि स्टार्च अपने आप में एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो आलू, गेहूं, चावल, मक्के, इनका जो स्टार्च होता है उससे, जो अगर कहा जाए, माल्टोडेक्स्ट्रिन को तैयार किया जाता है। और इससे क्या होता है, दूध गाढ़ा हो जाता है। देखो आम देखो प्रॉब्लम क्या है, मिलावट भी आम आदमी कारण कर रहा है। हालांकि मिलावट ना के बराबर होती है इस तरह की।
आम आदमी को चाहिए कि दूध मुझे अच्छा मिले, गाढ़ा मिले। जैसे अपन कहते हैं ना कि दूध, हम दुकान पर जाते हैं तो देखिए सांची के दूध को लेने जाइए, 100 में से 99 पैकेट बिकते हैं वो सांची गोल्ड के। एक पैकेट वो हरा नीला कोई बिकता होगा। क्यों बिकते हैं? क्योंकि हर आदमी फैट वाला दूध चाहता है, मलाई वाला दूध चाहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसकी थिकनेस, टेस्ट और सेल्फ लाइफ का मतलब है कि 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, उसको बढ़ाने के लिए ये इसमें माल्टोडैक्सट्रिन की मिलावट करते हैं। ये अच्छी नहीं है। ये कई तरह के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को बनाती है, बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए जो है उत्तरदायी होती है। तो आप सपोज कल को फूड सेफ्टी ऑफिसर बन गए, अब आप दुकान पर गए, है ना, दुकानदार से आपने दूध लिया कि भाई बताओ तुम्हारा दूध चेक करना है। तो उसके अंदर अगर हम आयोडीन का इस्तेमाल करें, ठीक है, जैसे अगर कहा जाए आयोडीन का इस्तेमाल करें, मतलब वो दूध ले लें और उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन 2 मिली डालें। ऐसे भी अगर आप 6वीं क्लास का एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो 6th या 7th क्लास के बच्चों को आयोडीन टेस्ट है स्टार्च का। सोचिए अब आप, 6वीं 7वीं क्लास के बच्चों को एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, मैं आपको यही दिखा दूंगा अभी खोल के। उनको कहा जाता है कि स्टार्च टेस्ट आपको जो है वो पता होना चाहिए। वहां भी यही है। तो दूध अगर कहा जाए भूरा चॉकलेट रंग का हो जाए तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन की जो है अगर कहा जाए मिलावट है। ये आप याद रखिएगा। और अगर वो लाइट ब्राउन कलर का है तो इसमें मिलावट नहीं है। अब इसमें आप 2 चीजें समझिए। अवेयरनेस लेवल कितना होना चाहिए। अभी अवेयरनेस लेवल को मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अभी देखिए आपको यहीं से दिखाता हूँ। ये स्टार्च आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। मैं आपको सीधे छोटे बच्चों की क्लास में जो है वो ले गया यहाँ पर, है ना। तो छोटे बच्चों की क्लास में अगर देखिए यहीं पर 6, ये कौन सी क्लास है, अच्छा ये तो 7th आ गई, 1 मिनट है ना। तो मैं कुछ कारण से गलती से 7th को, आप अगर ये 6th क्लास में जाएंगे यहाँ पर और ये भोजन के अवयव, सोचिए, मतलब आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम कहाँ से टिका हुआ। अगर आप ये 6th क्लास का देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ है कि आयोडीन टिंचर, मतलब ये लिखा हुआ है माड़, माड़ मतलब स्टार्च होता है इंग्लिश में ना, माड़ के लिए परीक्षण। तो वो बता रहा है कि आइए विभिन्न कार पदार्थों की जांच करने के लिए। तो ये तुम जो फूड सेफ्टी ऑफिसर में करोगे ना, 6वीं के बच्चे को सिखाया जाता है, बस यही है कि आपने पढ़ाई करी रटने वाली, तो 7वीं में भी याद नहीं रहता। और आज के समय में भी अगर एक आम आप अपने घर में किसी से पूछ लें कि बताओ ये जो आलू रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर स्टार्च है, जैसे 4 चीजें आपको दे दी जाए और कहा जाए कि प्रूव करो कि इसके अंदर स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो क्या चीज से टेस्ट करोगे? तो वो बता नहीं पाएगा। जबकि 6वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो तो कार्बोहाइड्रेट मर्न शर्करा, ये यहाँ पर आयोडीन, तो आपको दिख रहा है कि तरु आयोडीन का विलयन की 2-3 बूंदें डालिए, खाद्य रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। यदि ये रंग नीला या काला हो जाता है तो ये इस काला रंग जो है वो माड़ की उपस्थिति को यानी स्टार्च की उपस्थिति को दिखाता है। सेम प्रोटीन का आपको लिखा हुआ है 6वीं क्लास में, प्रोटीन के लिए वो बकायदा बता रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो है वो आपको जो है वो इस्तेमाल करना है। फैट के लिए वो बता रहा है 6th क्लास में आपको वो ये चीज समझा रहा है। तो सोच के देखिए ना कि पढ़ाई कितनी सरल जो है वो है, अगर हम उसको उस नजरिए से जो है वो पढ़ना जो है वो शुरू कर दें तो। ठीक है। तो अब ये तो हमको समझ पड़ गया कि दूध में बहुत सारी मिलावट होती है। हालांकि मैं आपको एक और अच्छी चीज बता दूं, जितनी हम सोचते हैं कि दूध में मिलावट होती है, सरकारी मापदंडों के हिसाब से वो मिलावट होती नहीं, क्योंकि इसमें भी उलझन है। किसी भी क्षेत्र के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए पहले 2 दिन पहले पेपर में छाप देते हो कि आज फलानी कॉलोनी में जो है दूध की मिलावट का, जो अगर कहा जाए दूध के सैंपल लिए जाएंगे और वहां पे मिलावट का, तो क्या वो बैठा रहेगा तुम्हारे लिए जो अगर कहा जाए मिलावट वाला दूध लेके। इसीलिए अगर मैं आपको एक फिगर पढ़ के सुनाऊं, ध्यान से देखिएगा, तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि वास्तव में इतने कम सैंपल्स रिकॉर्ड हुए मिलावट के। तो देखिए आप ध्यान से, हालांकि ये नई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण जो सैंपल होते हैं वो भी गड़बड़ होते हैं। तो नेशनल मिल्क सेफ्टी एंड क्वालिटी सर्वे, और इसकी समरी हम पढ़ रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा ही कराया गया था। पुराना सर्वे है लेकिन समझ नहीं। इसमें क्या बोल रहे हैं, ए टोटल 6,432 सैंपल ऑफ द मिल्क वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द 1,103 टाउन सिटीज विद द पॉपुलेशन अबव 50,000। उनसे उन्होंने 6,432 कलेक्शन किए, ज्यादातर शहरों, बड़े शहरों का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो अब उन कलेक्शंस में कितनी मिलावट मिली, तो नीचे लिखे हुए हैं शॉकिंग फिगर्स, मतलब अगर कहा जाए हम उसको देखें तो शॉक है। तो लिखा हुआ है
The survey has shown that 12 out of 6,432 sample milk were adulterated with the render the such milk, ठीक है, unsafe and human consumption. उसमें ये बता रहा है कि 12 जो है अगर कहा जाए ऐसे सैंपल मिले 6,432 में, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यानी मानव भोग के लिए अच्छे नहीं. 6 सैंपल, इन 12 के बारे में वो क्या बोल रहा है, 6 सैंपल वेयर द फाउंड द अडल्ट्रेट विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 3 with a detergent, 2 where urea and 1 sample found have the neutralizer. यानी न्यूट्रलाइजर का भी इस्तेमाल किया जाता है उसको पकड़ने से बचाने के लिए. ध्यान रखिए ना, सैंपल पकड़ में आ जाए आप गए फूड तो वो लोग न्यूट्रलाइजर भी इस्तेमाल करते हैं. तो अभी आपको समझ पड़ा कि मिल्क की, अभी इससे हाँ, इससे एक बेनिफिट आपको क्या मिला. इससे आप सबको ये बेनिफिट मिला कि जो दूध में मिलावट होती है उसमें मोस्टली हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, यूरिया, न्यूट्रलाइजर, यहाँ पर इनका एंड डिटर्जेंट का यूज ज्यादा कर. अब इन सैंपल्स में वो बोल रहा है कि आउट ऑफ 12 एडल्ट्रेटेड सैंपल 9 वेयर द तेलंगाना, 2 फ्रॉम द मध्य प्रदेश एंड 1 फ्रॉम द केरल वाइल द, ठीक है. इससे समझ पड़ा कि मध्य प्रदेश में भी ना के बराबर है. हाँ, हो सकता है इसके बाद इस तरह की कोई क्वालिटी रिपोर्ट आई नहीं, तो ये क्वालिटी रिपोर्ट से हो सकता है कि पूछे कि 2018 की वो जो एक रिपोर्ट थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कितने सैंपल जो होगा कहा. लेकिन इस रिपोर्ट से हमें ये बात समझ पड़ी कि दूध में डिटर्जेंट की मिलावट हो रही है, दूध में यूरिया की मिलावट हो रही है, दूध में न्यूट्रलाइजर की मिलावट हो रही है. इसलिए जब हमने हमारे बच्चों को पढ़ाया तो हमने मिल्क के अंदर ये सब मिलावटें पढ़ाई, पूरी जितनी भी अगर कहा है. तो अभी हमारे सामने यहाँ पर ये ऑलमोस्ट जो अगर कहा जाए माल्टोडेक्सट्रिन की जो मिलावट आपको समझ पड़ी. प्राकृतिक दूध में यूरिया की मात्रा अधिकतम कितनी होना चाहिए, है ना, ये भी हमारे लिए जो है वो क्वेश्चन है. तो प्राकृतिक दूध में पहले तो समझिए कि यूरिया का इस्तेमाल तो दूध में मिलावट के लिए किया जाता था. सरकार को लगा कि किसी ना किसी तरीके से इसको रोका जाए तो उन्होंने बहुत सारे तंत्र इस्तेमाल किए. जस्ट लाइक पहले तो उन्होंने नीम कोटेड यूरिया लेकर आए कि कम से कम नीम कोटेड यूरिया कड़ा रहता है स्वाद में, तो उससे जो अगर कहा जाए कि ये यूज नहीं कर पाएंगे. दूसरा, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने लिक्विड यूरिया यूज करना शुरू कर दिया जिसको हम लोग नैनो यूरिया बोलते हैं. वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको घोल कर पानी में जो है वो स्प्रे किया जाता है. लेकिन क्या वास्तव में दूध के अंदर यूरिया नहीं होना चाहिए? नहीं. पहले समझिए दूध आ कहाँ से रहा है. एक पशु आपके खेत में चारा खा रहा है, वो चारा यानी जो घास है उसका मेन हिस्सा ही यूरिया है भाई. आप किसी भी फसल को बिना नाइट्रोजन के उसकी ग्रोथ कर ही नहीं सकते. आप सोचोगे मैं अब उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज ना करूं, बेबुनियादी बात है केवल. तो हम ये तो कहें कि पशु के शरीर में यूरिया आ ही रहा है, लेकिन आपके शरीर में याद रखिएगा, आपके जब किडनी के टेस्ट होते हैं या अदर टेस्ट होते हैं तो उसमें यूरिया, अभी मैं आपको मेरे ही टेस्ट दिखा दूंगा यहाँ पर जो अगर कहा जाए मैं कराता रहता हूँ, उसी में यूरिया, कितना यूरिया होना चाहिए, ब्लड यूरिया, ठीक है, यूरिन यूरिया, वो मात्रा आती है. तो हमें ये बात ऑलमोस्ट समझ पड़ती है कि यूरिया तो रहता है, लेकिन यूरिया एक लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वो लेवल जो होना चाहिए वो होता है आइडियल अगर कहा जाए 70 mg/100 ml, आइडियल. तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यूरिया दूध का एक प्राकृतिक घटक है, यानी आप ये मान के चलिए यूरिया तो होगा ही होगा उसमें. और ये दूध में जो अगर कहा जाए कि जो नॉन प्रोटीन अगर कहा जाए नाइट्रोजन में एक बड़ा रोल प्ले करता है. दूध में यूरिया की मात्रा परिवर्तनशील होती है, ये डिपेंड करता है पशु को दिए जाने वाले चारे, उनकी नस्ल आदि के ऊपर. प्राकृतिक दूध में यूरिया की मात्रा 20 mg/100 ml से 70 mg/100 ml होना चाहिए. हालांकि दूध में अगर 70 mg/100 ml से अधिक यूरिया की मात्रा है तो ये अतिरिक्त यूरिया या किसी तरीके से यूरिया की मिलावट को बता रहा है, जो किडनी, लीवर आदि के, फूड पॉइजनिंग आदि के लिए उत्तरदायी हो सकता है. क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर आप वो यूरिया वाला दूध पी रहे हो तो उस यूरिया को हमारा शरीर अलग कहाँ से करता है. आपके शरीर में वो यूरिया की जरूरत नहीं, उस यूरिया को शरीर को ब्लड के द्वारा अलग करके शरीर से बाहर निकालना, ये काम कौन करता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो चाहो तो. ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि किडनी, नहीं, ये काम करता है आपका लीवर. आर्जिनिन साइकिल पढ़िएगा कभी लीवर का, ठीक है. वो जो आपका यूरिन बनता है, जो पेशाब हम जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअल बना लीवर ही रहा है. उसको ब्लड से फिल्टर करके बाहर निकालने का जो काम हो रहा है वो किडनी कर रही है. किडनी उसको बना नहीं रही, काम जो है वो मेन जो है वो लीवर. इसलिए यदि किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो जाए ना तो यूरिया की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और ब्रेन में अमोनिया पहुंच जाती है. ये ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क तक अमोनिया पहुंच जाए, बहुत बुरी स्थितियां होती हैं उसके बाद की, चैलेंजिंग फेसेस होते हैं उसके बाद कि आप सोच नहीं सकते इतने चैलेंजिंग फेसेस. तो आज के समय में सोचते हैं यार वो तो अच्छा था,
उसका लीवर कैसे खराब हो गया, उसकी किडनी कैसे फेल हो गई, उसके वो बहकी बहकी कैसे बात करने लगा, ब्रेन फॉगिंग कैसे हो गई। ठीक है, यहाँ पर सब भैया ये मिलावट है, जितना हम सिंथेटिक चीज यूज करेंगे उतना। और ईश्वर आपको एक जगह कहा जाए उद्देश्य के लिए यहाँ भेज रहा है कि कम से कम आप कल को चयनित हो जाएं तो आप अपनी ईमानदारी से इन पदों के ऊपर काम करें, जिससे कि आप लोगों की जान बचा पाए यहाँ पर। तो फिर अगले के ऊपर आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अंडे में प्रोटीन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? बतख, मुर्गी, टर्की, बटेर। है ना, बटेर याद रखिएगा, तीतर मत करिएगा ना, क्वाइली वर्ड आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसी की वेबसाइट है, उन्होंने अलग अलग तरीके से, सबसे पहले है चिकन यानी मुर्गी, फिर टर्की, ये भी मुर्गी जैसी ही होती है। गिनी फॉयल हमारे यहाँ नहीं पाया जाता जनरली। क्वाइल यानी बटेर, डक और गूस है, ये भी बदक का ही एक प्रकार। सबसे बड़ा फिगर तो आपको दिख रहा होगा 14.3, बदक की ही प्रजाति है। बाकी तो सब में आपको दिख रहा होगा। और आपको दिख रहा है एक और चीज है कि जो एग है, यानी जो अंडा है, उस अंडे में प्रोटीन और फैट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अंडे के दो हिस्से होते हैं, आपको मालूम है, प्रोटीन वाला हिस्सा जो है जिसे हम एग वाइट बोलते हैं, एल्बुमिन, उसे एल्बुमिन कहा जाता है। और बीच वाला हिस्सा जो फैट वाला होता है उसको हम यॉर्क या अंडे की जर्दी कहते हैं। तो इन दोनों का रेशो होता है 2/3। अगर हम एक अंडा ले लें तो 2/3 और 1/3, यानी हर 3 में से 2 भाग एक प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन होगा, और 2 भाग वो होगा, और 1 भाग जो होगा वो यॉर्क वाला यानी पीले वाला भाग जो होगा यहाँ। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए। आपको ये भी समझ पड़ रहा है कि अंडे के अंदर पानी की मात्रा बहुत होती है, अंडे के अंदर प्रोटीन अच्छा होता है, फैट अच्छा होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अंडे में कम होती है। इसके अलावा अंडे में इनऑर्गेनिक जो कंटेंट है, यानी अंडा अगर आप लोगे तो उसका जो शेल होता है बाहर का, जो छिलका, जो अंडे का अप्रॉक्स 10% हिस्सा कवर करता है, उस छिलके में 98% तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये ध्यान रखिए, कोई पूछेगा अंडे के जो छिलका होता है उसका जो मेन हिस्सा कैसे बना होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अंडा फॉलिक एसिड का भी रिसोर्स है, जिसको आप आम भाषा में विटामिन B7 के नाम से जानते हैं, इसका भी समृद्ध सोर्स है। फॉलेटल भी होता है, आयरन भी अंडे से मिलता है। ठीक है, तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये जो अगर कहा जाए, आपको पता ही होगा। तो उस हिसाब से ये फिगर्स ऐसे एग्जाम में आते हैं यहाँ। अगला जो अगर कहा जाए, वधशालाओं में पशु के वध के बाद सामान्यतः 6 से 8 घंटों में उसका पीएच घटकर कितना रह जाता है? अब ये क्वेश्चन भी जो अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो हम स्वयं को थोड़ी देर के लिए पशु माने, है ना, हम पशु ही हैं देखा जाए तो। कोई पूछे भाई हमारा जो पीएच क्या है, तो टेक्निकली हमारा पीएच 7.2 के आसपास जो है वो मैनेज होता है, यानी हम तकनीकी रूप से एक क्षारीय प्रोडक्ट, मतलब मनुष्य का शरीर की जो प्रकृति है वो क्षारीय किस्म की है। आपका ब्लड का पीएच 7.4 होता है, वो भी क्षारीय। तो आपकी जो डाइट है उसमें अगर आप ज्यादा अम्लीय चीजें खाओगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, उससे अच्छा है कि आप ऐसी चीजें खाओ जो 7, 8, 9, 10 के पीएच वाली हो, वो ज्यादा। तो पशुओं में भी जब आप उसको वध करते हो, तो वध के बाद उसके पीएच एकदम से डिक्रीज होता है। वध से पहले तो सीधी सी बात है कि पीएच उसका जो है वो क्षारीय ही होगा, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं कि मुझे बताना पड़े कि मतलब क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। लेकिन वध करने के बाद जब 6 घंटे 8 घंटे उसको कहीं जो है वो टांगा गया या रखा गया, उस समय हमें पता चला कि उसका पीएच जो अगर कहा जाए कम या ज्यादा हो गया। अब वो पीएच कैसे घटता बढ़ता है, उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर दिखाता हूँ, वो देखिए ध्यान से, तो आपको ऑलमोस्ट पीएच का नेचर समझ में आएगा। जनरली ये मेरी फाइल है, मैंने बच्चों को जो पढ़ाने के लिए बनाई थी। तो आपको दिख रहा है कि सामान्यतः पीएच जो है वो जब पशु का वध किया जाता है उस समय जो है वो 7.2 होता है निशानी। अगर हम नेचुरल तरीके से बात करें, मतलब उसमें कोई छेड़खानी ना करें, तो टेक्निकली वो खुद ब खुद 6 से 8 घंटे में 5.6 से 5.7, और 24 घंटे में अगर कहा जाए 5.4 से 5.6 के बीच आ जाता है। ये तब होता है कि जब जानवर स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, विश्राम किया हो, आराम में हो, किसी तनाव या स्ट्रेस में नहीं हो। अगर जानवर स्ट्रेस है, मतलब मान के चलिए कि किसी वधशाला में जानवर को खूब मारा जा रहा है, और 10 जानवर खड़े उन्हीं के सामने एक जानवर को खूब मार रहे हैं और उसी के सामने उनको उसको काट रहे हैं, तो वो जो जानवर है वो ऐसे कपता है, घबराता है, यानी आपने उसको स्ट्रेस में लिया है। उस स्ट्रेस में लाने से भी उसका पीएच बिगड़ जाता है। तो एक तो ये सामान्य, कोई पूछेगा पशु का वधशाला में जो नॉर्मल आपको पीएच मिलेगा,
लेकिन अगर इस पीएच को देखें तो मांस को देखकर हम तय कर सकते हैं। देखिए डार्क, ठीक है, गहरा दृढ़ शुष्क मांस जो होता है, तो टेक्निकली पशु का पीएच में कमी वध से पहले घंटे में नगण्य होती है। लेकिन तेजी से अगर कहा जाए कि अगर वो पीएच कम हो रहा है, तो वो तब, अगर मान के चलिए वो पीएच जो 5.7 की जगह 6.5 या 6.8 के बीच जो अगर कहा जाए रह जाए, उसके नीचे ना गिरे, तो आप ये मान के चलिए कि पशु थका हुआ था, तनावग्रस्त था, बहुत स्ट्रेस में था, उसकी पेशियों के ऊपर जो अगर कहा जाए बहुत दबाव पड़ा, और उसकी मांसपेशियों में कम ग्लाइकोजन का भंडार था। ये आप याद रखिएगा। अगर जैसे कल को आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हैं और आपसे कोई पूछता है कि जो डीएफडी मीट होता है, या आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा, उसमें जो अगर कहा जाए कि उसका पीएच, अंतिम पीएच कितना होता है, तो ये इतना होता है, और इसकी खासियत होती है कि ये इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए इसको अगर आप रखोगे तो ये खराब हो जाता है, इसमें हल्का पीलापन आने लगता है, गुणवत्ता जो आने लगती है, और फिर जब पूरा हो जाता है तो फिर वो यहाँ पर आ जाता है पीत रंग में। ठीक है, तो शुरू में तो बिल्कुल डार्क सा कलर का ये मीट जो है वो होगा। कारण ये है कि पेशियों में कम ग्लाइकोजन का भंडार है। अब ये कम ग्लाइकोजन क्या है ये समझिए। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, है ना, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत ध्यान सुनिएगा, तो ये यूनिट 1 में भी आपको काम आएगा। तो मेरे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा जो पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कितने प्रकार का है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड जो कि लंबी चेन के रूप में, उसका एक हिस्सा मेरे शरीर में रख लिया कि यार 2 दिन अगर वीरेंद्र भाई को भोजन नहीं मिला तो क्या होगा, तो उसने स्टोर करके रख लिया, वो स्टोर करके उसने रखा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजन, कोई पूछे व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन अपने आप में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वो पॉलीसेक्राइड है। इस ग्लाइकोजन को, ये देख लीजिए ना, अब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं और आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर, ठीक है, अब ये ग्लाइकोजन, तो कोई पूछे ग्लाइकोजन एक चेन नुमा संरचना है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ऊर्जा तो यही है। आप 15 दिन अगर भूखे रह जाएं और आपके पास प्रॉपर ग्लाइकोजन स्टोर है, यानी फैटी है बॉडी, अच्छा शरीर है, बल्कि है, तो आपको दिक्कत नहीं है, शरीर उसको यूज करेगा। लेकिन ये ग्लाइकोजन एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है, ये काम करता है लीवर। अगर आपका लीवर हेल्दी नहीं है तो आप ग्लाइकोजन को यूज ही नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, यानी जिनका लीवर कमजोर है, वीक है, उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, मोटापे की प्रॉब्लम होगी, वो फैट को बर्न नहीं कर पाएंगे, शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, हमेशा थकावट बनी रहेगी, ये सब सिम्टम्स होंगे। यहां हम पशु के हिसाब से बात करें, पशु को हमने जो है वो वधशाला ले जाने के पहले चारा नहीं खिलाया, बहुत ज्यादा दौड़ाया, उसको थका दिया, जितना ग्लाइकोजन था वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, कुछ बचा नहीं। तो चूंकि पेशियों के पास ग्लाइकोजन का भंडार कम है, इसीलिए जब अगर कहा आ जाए कि उसको काटा गया, तो उसका जो पीएच गिरते गिरते लास्ट पीएच मिला 6.5 से 6.8। इसमें जो अगर कहा आ जाए कि मांस शुष्क होगा, गहरे रंग का होगा, ये खासियत है, आप इंटरनेट पे फोटो देखोगे तो फोटो भी आपको जो है वो मिल जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोजन कौन कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में, ये क्वेश्चन सेपरेट हो गया। यहाँ पर अगर कहा जाए यहाँ पर, तो इस मीट को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो देखा, पीएसएफ, इसका पेज कितना गिर गया 5.2, नॉर्मल वाले का कितना है, अभी देखो मैंने नॉर्मल बताया था 5.7। और डीएफडी, अब आपको कल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनकर चलेगा, आपने देखा कि मांस जो टंगा हुआ है बहुत बहुत डार्क कलर का, आप तुरंत पकड़ लोगे। पीलापन है तो भी अच्छा नहीं है, नॉर्मल कलर है तो ठीक है, डार्क है मतलब कि जानवर कमजोर है, बूढ़ा है, काफी भूखा रखा गया, बहुत ज्यादा उसको तनाव दिया गया, मारा गया, बहुत ज्यादा थकाया गया। इस तरह की प्रक्रिया ये आपको जो है वो अगर कहा जाए डीएफडी के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगी। ये मांस का कलर आपको जो है वो बता रहा, नॉर्मल ये कलर होना चाहिए, ये येलोइश कलर होगा, ये भी अच्छा नहीं है। तीसरा जो मांस हम देखते हैं वो जो पैटर्न होता है उसको बोलते हैं पीएससी। पीएससी का मतलब होता है पीत, ये पीले से कलर का होता है। ठीक है, ये मांस भी जो अगर कहा आ जाए कि स्वादहीन होता है, खाने में अच्छा नहीं होता है, अगर बेचा जाए तो ये ठीक नहीं। इसका पीएच जो है अगर कहा जाए घटकर, बहुत तेजी से घटकर नीचे आ जाता है 5.2 तक, यानी लास्ट पीएच इसका जो अगर कहा जाए 5.2 5.3 तक जो है वो मिलता है यहाँ पर। तो टेक्निकली अगर कहा जाए हम ये समझें कि जो पशु है, अगर हम स्लॉटर्स में उसको तनाव दे रहे हैं, पशु की आयु, उसको जो रास्ते में, जैसे आप कभी देखिएगा
अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी रेगुलेशन पढ़िएगा, अगर लंबी दूरी तक पशुओं को भेजना हो तो उसके लिए साफ है कि रेल कंटेनर्स का यूज किया जाए, उसमें साफ लिखा हुआ है, रूल है उसके अंदर यहाँ पर, तो वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। कभी आप देखिएगा इसमें ये किसी जगह मैंने ये स्लॉटरिंग में वो लगाया भी है कि अगर आपको वधशाला से बहुत दूर किसी पशु को ले जाना हो तो उसको ले जाने के लिए जो भी पशु को ढोने के लिए आप प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे उसमें कोई नॉर्मल व्हीकल जो है वो आप यूज नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ है कि पशुओं को खचाखच भरने से बचाया जाएगा। सीधी सी बात है, मांस के ऊपर भी असर पड़ेगा। रेल वैगनों में भारतीय मानक विदेश के अधिक जो है समायोजित किया जाएगा। वेगन क्यों है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि पशुओं को परिवहन करने वाले ट्रकों की गति 40 किलोमीटर, जब हलेंगे डुलेंगे घबराहट होगी उनको, क्या हो रहा है, सब चीजों का असर मांस पे भी पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये पशु कल्याण से तो जो है जुड़ी हुई बात है। तो ये एक आपको याद रखना है, मतलब जो है वो अगर कहा जाए कि क्या तरीके होते हैं, ये सब चीजें लादान में आपके रूल्स हैं, ये सब जो है वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब रूल बुक का हिस्सा पढ़ा रहा हूँ। फिर अगला है कि वधशालाओं में पशुओं को एलिस कंड्रा के पीछे हुक लगाकर टांगा लटकाया जाता है। एक एलिस कंड्रा होती है, दूसरा इसका एक हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक, जो अगर कहा जाए बॉन, है ना, तो पेल्विक जो फूले की हड्डी होती है उस पर ऐसे टांग, क्यों टांगते हैं वो मैंने आपको जो अगर कहा जाए कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं ये है कि मांस का कोमलीकरण हो। तो ये है क्या, तो ये एक्चुअल अगर कहा जाए निचले पैर की मांसपेशियां होती, वहीं से एक ऐसे हुक में इसको जो अगर कहा जाए टांगा जाता है। इसी को हम जो है वो किसी भी पशु में, आपके अगर कोई डॉग हो तो डॉग के पैर का निचला वाला हिस्सा देखिए, वो यहाँ पर अगर कहा जाए आप एलिस टेंडन और उसके आगे स्लॉटर हाउस कर दें तो आपको बहुत सारे ऐसे जो है वो अगर कहा जाए इंटरनेट पर फोटो जो है वो मिल जाएंगे जो ये बताने के लिए, जैसे ये वाले हमारे शरीर में भी यहाँ पर होती, यहाँ पर, और स्लॉटर हाउस लिख देंगे तो वो स्लॉटर वाले जो केसेस से जो लिंक हो जाएगा। उससे टांगने से बेनिफिट क्या हुआ समझ गए, कि वो मांस के कोमलीकरण में सहायक हुआ। उस पूरी प्रक्रिया में जो अगर कहा जाए उसने जो है वो सहायता करी। दिख रहा है यहाँ पर ये इस पशु को पेल्विक उससे टांगा गया, ये जो पशु टंगा है ये पेल्विक उससे टंगा हुआ है। ये अलग अलग तरीके से पशुओं को टांगने की जो अगर कहा जाए, ये ब्रिटेनिका में दिखा मीट प्रोसेसिंग के अंदर स्लॉटर करोगे तो कैसे कैसे टांगो, ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। जैसे पेल्विक से टंगा, ये एलिस कंड्रा से टंगा, यहाँ पर ये इस तरह से टांगा गया। इससे अभी कई बार तो हम सोचते हैं ना कि यार ये क्यों ऐसे टांगा गया, तो समझ पड़ा अच्छा ये प्रक्रिया है कि मांस के कोमलीकरण में जो है वो सहायता करे। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें आपको एक और चीज याद रखना है, धीरे धीरे होगा, समय आपके पास पर्याप्त है। और अगर आप में से किसी को लग रहा है कि मेरे साथ जुड़ना है तो कोर्स ना के बराबर ही फीस है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री अपने साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रखा है आप लोगों को। हाँ ये है कि चूंकि फर्स्ट पेपर अटैच किया है तो मोबाइल और टैबलेट के अलावा लैपटॉप पे रनिंग नहीं होता है, तो उसमें एक्सेस नहीं देता किसी को दूसरा। और इसमें आपका हर तरह का नॉलेज कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, जितने भी एक एनिमल है ना उसके शरीर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पता, जैसे भी अपन ने देखा ना रिब, यानी पीठ के ऊपर बीच वाला जैसा उसको रिब स्ट्रिप जो है देखा, वहां का अपने को मांस पता चला कि कोमल है। ठीक है, या ये अपने को समझ पड़ा कि एलिस कंड्रा किसे कहा जाता है, ये अपने को समझ पड़ा कि जो पेल्विक वाला हिस्सा उससे भी उसको टांगा जाता है यहाँ पर अगर कहा जाए। यहाँ पर फिर अगला तो बेसिक है, खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2011 कि किस विनियम में मीट उत्पादों के विनिर्माण प्रसंस्करण भंडारण और वधशालाओं के संबंध में प्रावधान है। तो विनियम है 2.1.2 क्लॉज 1 क्लॉज 5, इसमें साफ लिखा है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है पार्लियामेंट्री अफेयर के आंसर में है कि फैसई हैज गाइडलाइन फॉर द स्लॉटर हाउस इन द कंट्री, गाइडलाइन विद द regard to the slaughterhouse have been prescribed by the FASI under regulation 2.1.2 clause 1 clause 5 schedule 4 part 4, ठीक है, of food safety standard license and regulation 2011। the guideline cover slaughterhouse and slaughtering of animal which include, ये संसद में दिए गए एक प्रश्न के उत्तर की बात मैंने लगाई। इसके अलावा मैंने आपको ये बता भी दिया, और ये अभी मैंने अपनी फाइल जो मैंने आपको बताई है इसमें भी मैंने बताया कि आपको कैसे ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, क्या तरीके होना चाहिए। जैसे यहाँ साफ है कि गर्भ विकसित अगर हो गया है तो आप उसका परिवहन नहीं करोगे, उसका वध नहीं करोगे, मतलब अलग अलग चीजें यहाँ पर, मतलब बहुत सारी चीजें कि जो वधशाला उसमें, और ये सब आपके काम का है ध्यान रखना। जैसे यहाँ लिखा ना कि वधशाला में आप अगर मान के चलिए कोई जब भी आप चीजों का इस्तेमाल करोगे तो लोहा या जस्ती लोह
का यूज नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं ना, जिंक की एक लेयर लगा देते हैं आपके घर में। आपकी बाइक के हैंडल देखे होंगे, वो चमकीले चमकदार, वो लोहे ही है भैया, पर वो गैल्वेनाइज्ड है यहाँ पर। वो नहीं करना है आपको। ऐसी बहुत सारी जगह कहा है। ठीक है, यहाँ पर तो वो साफ लिख रहा है कि भाई जो आप धातु इस्तेमाल करोगे टिकाऊ होगी, जंग अवरोधी होगी, उसमें रस्टिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चले किसी को टिटनेस हो गया। ये सब आपको देखना है। आप वहां गए, उन्होंने कहा "अरे यार, ये तुम ब्लेड यूज कर रहे हो, लोहे की यूज कर रहे हो"। ले साहब क्यों? बोले जब रूल बुक में ये लिखा हुआ है कि तुम ये जंग वाली चीज नहीं यूज कर सकते। तुमको मालूम है फूड सेफ्टी रेगुलेशन जो अगर कहा जाए 2011 के प्रावधान, फलाने फलाने प्रावधान क्रमांक 5, जो अगर कहा जाए ठीक है अब तुम्हारा लाइसेंस रद्द करा दो। तुम तो राजा हो यार वहां। बट ईमानदारी से काम करो तो राजा यहाँ पर। इसलिए जो मैंने आपसे क्या कहा कि आप कम से कम इस बात को जो है वो याद रखें कि जो टॉपिक आप डिस्कशन कर रहे हो या जो आप पढ़ रहे हो, वो टॉपिक आपके सब्जेक्ट को कितना जो है वो जस्टिफाई कर रहा है, ये आप याद रखिए। हम्म। सब्जेक्ट को पता नहीं, शायद ऑडियो की आवाज का बंद हो गया कि चालू हो गया, याद ही नहीं। यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद माइक बंद कर दिया था गलती से। हो रहा देखेंगे। तो ये तो यहाँ तक जो है वो बात हो गई हमारी। फिर अगले के ऊपर यहाँ से हम जो है अगर कहा जाए क्या आ जाते हैं। अगला भी हमने इसी से जो है वो क्वेश्चन जो है वो लिंक करके जो है वो पूछा, बनाया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक खाद्य कारोबार अनुज्ञापन रजिस्ट्रेशन विनियम 2011 के संबंध में कौन सा कथन असत्य। अब चूंकि ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि वधशालाओं के फर्श या खंडेज को, जो भी ऊपर वाला हिस्सा होता है, कि ऊपरी आंतरिक हिस्से को प्रत्येक भाग को मार्च जून सितंबर दिसंबर के पहले 10 दिन में, पहला 10 दिन क्यों लिखा, अभी हम यहाँ पर मार्च जून सितंबर दिसंबर लिख देते, 10 दिन नहीं लिखते। तो आदमी कहता मैंने 1 मार्च को कराया, अब मैं 30 जून को कराऊंगा, तो टोटल आपने 4 महीने कर लिए। 1 मार्च से जो अगर कहा जाए मार्च पूरा ले लिया, अप्रैल पूरा ले लिया, मई पूरा ले लिया, जून पूरा ले लिया। हमें 3 महीने में एक बार कराना है, तो उन्होंने क्या करा, 10 to 10 की जो है वो लॉज क्लॉज बना दी कि 10 से 10 के बीच जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते तो ये भी मतलब समझदारी, मतलब टू डाल डाल में पात पात, कि भाई चोरी कोई करेगा तो अपने रूल में कहीं शिथिलता दिखाई और उसने चोरी करी, कोई भी रूल में शिथिलता आई और उसने चोरी करी। दूसरा, किसी वध किए गए पशु का सारा रक्त, गोबर, छिछड़े, अतड़ियां, अन्य अवशिष्ट वधशाला में वध किए जाने के पश्चात 24 घंटे में हटाए जाएंगे, बिल्कुल गलत है। इसको 8 घंटे में हटाने का नियम है, यही गलत है, ये आप याद रखिएगा। इसको 8 घंटे के अंदर, आपको 8 घंटे में ही इसको जो है वो हटाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुत्ते बिल्लियां पक्षी वधशाला हॉल तक ना पहुंचे। वध करने के स्थान में मांस प्रसंस्करण में प्रयोग की जाने वाली रोशनी का रंग में बदलाव नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए, एक समान कांस्टेंट आपको लाइटिंग यहाँ पर मिलना चाहिए। तो अब हम चले गए उसी रेगुलेशन पर। बकायदा लिखा है कि यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि किसी वध किए गए पशु का सारा रक्त, गोबर, छिछड़े, अतड़ियां, मल, अन्य अवशिष्ट, उसका चमड़ा, वसा, आंत वधशाला में वध किए जाने के पश्चात 8 घंटे के भीतर हटाए जाएंगे। और ये ऐसी रीति या साधनों से किया जाएगा जिससे परिसर या अन्य स्थानों में न्यूसेंस ना हो। न्यूसेंस का मतलब है कोई अतिक्रमण ना हो, परेशानी ना हो, लोग अतिक्रमण, गंदगी ना फैले यहाँ पर। ठीक है। खाल के अंदर का हिस्सा वध हॉल के किसी भी भाग के भीतर भूमि पर रगड़ा या रगड़ाया नहीं जाएगा। आपने जानवर को कट किया, उसकी खाल उतार लिया, पता चले रगड़ कर आप जो है उन्होंने कहा खाल को कहा, उन्होंने कहा साहब वहां टांगो। अब वहां टांगने के लिए आप ले जा रहे हैं रगड़ते हुए, नहीं साहब, उससे गंदगी जो होगी नीचे, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, और उसके कारण जो अगर कहा जाए वहां संक्रमण फैल सकता है। तो उन्होंने लिख दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना। दूसरा कि परिसरों में जो भी आप जहाँ पे स्लॉटर हाउस हैं, मांस खाद्य उत्पादों के उत्पादन को एक दिन पहले, ठीक है, जो भी आप सैनिटाइजिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से साफ किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने इसमें डाल रखी हैं। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। अगले के ऊपर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस एक दूध में न्यूनतम दूध बसा, ठीक है, या जो अगर कहा जाए दूध, जो अगर कहा जाए बसा का प्रतिशत सबसे कम। गाय का दूध, टोन दूध, स्कीम्ड मिल्क, डबल टोन। जो दूध बाजार में मिलता है वो फैट परसेंट के हिसाब से कंपनियां खरीदती हैं। एक जमाना था कि दूध आप खरीदते थे तो लीटर के हिसाब से, जैसे आज भी आप किसी डेयरी वाले से दूध लेते हो,
तो वो लीटर के हिसाब से दूध देता है। लेकिन टेक्निकली अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू बिकने वाले को दूध को लोगे, तो लीटर के साथ साथ फैट परसेंट के आधार पर बिकता है। फॉर एग्जांपल, आप कल ही सुबह जाइए, सांची के अलग अलग कलर के दूध देखिए, सांची गोल्ड और सांची शक्ति जो भी आते हो, तीन चार कलर, उनमें जिसका जितना ज्यादा फैट का परसेंट होगा उसकी इतनी ज्यादा प्राइस होगी। ये आप याद रखिएगा। कभी मौका मिले तो एक फिल्म देखिएगा, मंथन, है ना, अमूल जो है वो डेयरी के ऊपर बनी है। ऐसे भी ये भारत, ये साल तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, तो आपको पता ही होना चाहिए। उस फिल्म में गिरीश कर्नाड का एक इंपॉर्टेंट रोल है। शुरू में एक सीन आता है कि गांव में एक व्यक्ति जो दूध खरीदता है, अमरीश पुरी का रोल भी उसमें, वो गांव वाले से जो दूध लेके जाते हैं उसको सबको एक रेट से दूध खरीदता है। तो वो कहते हैं ये तो गलत बात है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई अच्छा दे रहा है, सबको एक जो अगर कहा जाए, है ना, तो अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा सब बराबर। वो कहते हैं नहीं, दूध को टेक्निकली उसके फैट के परसेंट के आधार पर उसकी कीमत तय होनी चाहिए। तो आज अगर आपके गांव में कोई कोऑपरेटिव डेयरी हो, अब देखेंगे कि किसानों से जो दूध लिया जाता है उसकी एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में उसका एक सैंपल उसके नंबर के साथ लिख लिया जाता, उसके फैट परसेंट के आधार पर उसको जो है वो पैसा दिया जाता। क्या भाई तुम्हारा जो दूध है उसमें 6% ही था, या 5% ही था, ऐसे। इसमें जो अगर कहा जाए आंसर है स्किम्ड मिल्क। तो अभी अपन देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है कि मिनिमम जो फैट परसेंट, मैक्सिमम की अभी अपन बात नहीं करते, मिनिमम फैट परसेंट में जैसे बफेलो में 5%, यानी सबसे ज्यादा। भैंस के दूध में आपको दिख रहा है कि फैट का जो अगर कहा जाए कि जो प्रतिशत होगा वो सबसे ज्यादा। इस क्रम में हम नीचे तक जाएं तो डबल टोन्ड मिल्क में आपको 1.5%, और स्कीम्ड मिल्क में जो अगर कहा जाए वो उन्होंने साफ लिख दिया है कि नॉट मोर देन जो अगर कहा जाए 0.5%। तो स्कीम्ड मिल्क एक ऐसा दूध है, अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेशंस, जिसमें फैट का प्रतिशत 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी तो आपको दिख रहा है ये टॉपिक ही आपका मिल्क प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप लो फैट दूध पीना चाहते हैं तो गाय का दूध एक बेहतर ऑप्शन है, बकरी का दूध एक बेहतर ऑप्शन है, टोन्ड दूध एक बेहतर ऑप्शन है, एंड डबल टोन्ड, ठीक है, दूध एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस एक विधि का प्रयोग दूध में वसा की मिलावट का पता लगाने के लिए। फैट, आपने किसी तरीके से उसके अंदर फैट डाल के, चिकनाई डाल के, अब आपको लग रहा है कि दूध में हम फैट बढ़ा देंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, चिकनाई लगेगी। तो मिलावट जो फैट की होती है उसके लिए हम कौन सी, तो टेक्निकली अगर कहा जाए गैरवर मेथड यूज की जाती है, रोज जो है गॉटलिब मेथड यूज की जाती है, एसिड डाइजेशन मेथड यूज की जाती है, सेल्वी वनॉक मेथड यूज नहीं की जाती। ये दूध के अंदर जो अगर कहा जाए शक्कर या सुक्रोज का पता लगाने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर अब इनको समझने की कोई भूमिका नहीं है, आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं आपने उनसे समझा ही होगा। बाकी तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं ये, कि एक मेथड है गैरवर रोज, ठीक है, गॉटलिब मेथड है, एसिड डाइजेशन विधि है, वर्नर सेमिट विधि भी बोलते हैं। ये सब विधियां दूध में फैट का पता लगा सकती हैं, उसके अंदर जो फैट की मात्रा होती है उसमें जो अगर कहा जाए कि रोल जो है वो प्ले करती है। लेकिन अगर आप जो अगर कहा जाए सैल्वी वॉनॉक मेथड देखोगे तो दूध में कई लोग क्या करते हैं कि शक्कर यानी कि जो सुक्रोज है उसकी भी मिलावट होती है दूध में, है ना, उसके स्वाद को बेहतर बताने के लिए, अन्य चीजों के लिए। तो ये उसमें जो अगर कहा जाए ये यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो सर्विस ऑफ द मेथड दैट द बायोलॉजिकल टेस्ट यूज द डायग्नोस बिटवीन द कीटोन्स एंड, ठीक है, अगर कहा आ जाए अलाउड जो है वो शुगर। तो शुगर मोस्टली अगर कहा जाए शुगर कौन सी, सुक्रोज वाली शुगर वगैरह की जो मिलावट का इसमें पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर कि दूध में अगर कोई जो है वो मिलावट कर रहा है, तो ये से चार टेस्ट आपको ये कॉमन सेंस में पता होना चाहिए। फिर मुर्गी के अंडे में फैट का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है, 13, ये एक आइडियल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि लगभग 12.8 से 13.4 के बीच उसमें फैट होता है। अंडे के बीच वाला जो हिस्सा होता है, जो पीला हिस्सा होता है, जिसको कैरेटिन या जेंटोफिल के कारण वो पीलापन होता है, वो फैट रिच होता है, ठीक है, अंडे के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंडे के पीले भाग में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो कैरेटेनाइड होता है, जेंटोफिल होता है, ए और बी दोनों। तो आंसर हो गया ए और बी दोनों। अब पहले तो समझ लीजिएगा, जेंटोफिल यानी पीलेपन के लिए, कैरेटेनाइड यानी कि ऑरेंज या नारंगी कलर। जनरली जेंटोफिल या कैरेटेनाइड जो पिगमेंट्स हैं, जैसे हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि जो प्लेस्टाइड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट।
ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट जिनको रंगी वर्णक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक कहलाता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो अवर्णी लवक होते हैं जिनमें कलर नहीं होता, जैसे किसी पेड़ की जड़ में ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे। मोस्टली प्लांट किंगडम के अंदर आपको जो है वो प्लेस्टाइड्स में कैरेटानाइड, जैसे गाजर है, ऑरेंज है, टमाटर है, आपका जो क्या बोलते हैं शिमला मिर्च है उसमें मिल जाएगा। जेंटोफिल भी आजकल आपने देखा होगा, पीली वाली शिमला मिर्च इसमें। अब अंडे में कैसे आता है? आप अंडे को, मतलब जो मुर्गी है उसको क्या खिला रहे हैं, उसके चारे पर भी ये निर्भर करता है। अगर किसी अंडे के अंदर, आप ये याद रखिएगा, कि कैरेटेनाइड या जेंथोफिल की मात्रा ज्यादा है तो वो महंगा बिकेगा। बाजार जाइएगा, जब हम किसी अंडे को तोड़ते हैं तो अंडे को तोड़ने पे पीला से ऑरेंज तक के अलग अलग कलर मिलते हैं। बीच वाला हिस्सा जो यॉर्क वाला हिस्सा है वो वाला, उसके आधार पर उसकी कीमत तय होती है ना। बिल्कुल लाइट येलो है मतलब सस्ता है, 5-6 रुपए का अंडा है ना। बिल्कुल ऑरेंज सा कलर का है मतलब 8-10-12 रुपए, 15 रुपए का भी हो सकता है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं ना, अरे यार ये अंडा इतना महंगा दे रहा है, 15 रुपए का, ये वहां तो 5 रुपए का मिलता है। तो अरे भैया अंदर में भी तो अंतर है ना थोड़ा बहुत। तो आप ये याद रखिएगा कि अंडे का येलो पार्ट ऑफ एग, उसका जो पिगमेंट है, आप कैरेटनाइट या जेंटोफिल टाइप करिए और उसके आगे एग लिख दीजिए, तो आपको वो ऑरेंज सा कलर जो है वो मिल जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ से ये इसी को ले लिया और इसके आगे हमने एग लिख दिया, तो जो कलर हमारे सामने आया वो कलर आपको देखने में खुद ही समझ पड़ गया। जैसे यहाँ पर आपको 5 कलर के अंडे दिख रहे हैं, ये लाइट येलो है, जेंटोफिल है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कैरेटनाइट जो है वो ज्यादा है। यहाँ पर ये बीच वाला पीला वाला भाग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जितना बेकरी प्रोडक्ट होती है उसमें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आज ही मैं इसको पढ़ा भी रहा था सुबह टॉपिक को, तो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि बताओ गोल्ड केक क्या होता है। ठीक है, केक, दो तरह के केक बाजार में बिकते हैं। एक होता है एंजल केक जिसमें पतली पतली लेयर्स बनाई जाती हैं, उसमें भी एग मिलाया जाता है और फैट का बहुत सारा एग यूज किया जाता है। गोल्ड केक केक का एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसके अंदर एग का एल्बुमिन वाला जो सफेद वाला हिस्सा उसको हटा दिया जाता है, केवल ये पीला वाला हिस्सा जो है अगर कहा जाए मिलाया जाता है गोल्ड केक में। आप कभी भी इंटरनेट पे गोल्ड केक टाइप कर लीजिएगा, ये एंजल केक देख लीजिएगा। जितनी जीवन में आपने पेस्ट्री खाई है सब वो एंजल केक के ही पैटर्न का एग्जाम्पल जो है वो मानी जाती है। तो टेक्निकली अगर कहा आ जाए कि हमको समझ पड़ा कि इस तरह से, तो अगर मान के चलिए आप गाजर नहीं खा पा रहे हो या शिमला मिर्च पीली वाली या इस तरह की, तो आप ऐसे अंडे को चुने जिसमें ऑरेंज सा कलर ज्यादा हो, यानी उसमें कैरेटनाइट का लेवल ज्यादा हो। हालांकि यहाँ आंसर जो है वो दोनों हो गए कि अंडे के रंग का जो है अगर कहा जाए पीलापन जो बीच का हिस्सा होता है उसमें जो है रोल जो है वो इम्पोर्टेंट प्ले करता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इसके अंतर्गत जो है उसमें आता है ये। फिर अगला जो है अगर कहा जाए, ये वाला मैं आपको ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया है, गहरा जो अगर कहा जाए डीएफडी वाला जो है वो वहां पर, तो वहां से आ जाएगा। अगला है कि खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार खोया, जिसको आप देसी भाषा में मावे के नाम से ज्यादा जानते हैं, में कुल ठोस न्यूनतम कितने होना चाहिए, प्रतिशत होना चाहिए, यानी जो टोटल सॉलिड है उसका टोटल सॉलिड जो अगर कहा जाएगा मिनिमम परसेंट कितना होना चाहिए जो मावा ले रहे हैं। तो अगर हम फूड सेफ्टी अथॉरिटी के रेगुलेशंस पर जाएं यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि टोटल सॉलिड 55%, यानी उस के अंदर जो आप मावा दुकान पर आप मावा चेक करने गए, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उससे आपने तय किया है कि यार तुम्हारे मावे के अंदर तो 30% ही सॉलिड्स हैं। जबकि नियम ये कहता है, गाइडलाइन ये कहती है सरकार की या खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की, कि टोटल सॉलिड जो होना चाहिए वो 55% तो होना चाहिए। मिल्क फैट उसमें कम से कम जो अगर कहा जाए 30% होना चाहिए, ऐश 6% जो होना चाहिए। इस तरह से हमें समझ पड़ा कि बाकी चार याद रहे ना रहे, दो याद रखें कि टोटल सॉलिड 55% और टोटल जो अगर कहा जाए मिल्क फैट जो उसके अंदर है कम से कम जो अगर कहा जाए वो 30%। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। ये क्यों आएंगे? क्योंकि जब आप जाओगे जांच करने अधिकारी बन के, तब आपको ये चीजें फिगर याद रहना चाहिए। अरे भैया तुमको मालूम नहीं है, तुम 40% बेच रहे हो, गलत, मिलावट है इसके अंदर यहाँ पर। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला भी क्वेश्चन जो है वो इसी से जो है वो मिलता जुलता है। एक सेकेंड। हाँ, मक्खन, एक, मक्खन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, मक्खन एक बसा युक्त उत्पाद है, ये बिल्कुल सही। ठीक है, मक्खन जो भी होगा वो एक फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आप जब भी खाते होगे मक्खन या बटर उसमें।
मक्खन को पानी में तेल प्रकार के इमल्शन, इमल्शन हमेशा आपने देखा होगा, आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे इमल्शन यूज करते हैं। जो आपका ब्लड इस समय बह रहा है शरीर में, वो भी अपने आप में एक प्रकार का इमल्शन। घर में जो आपके पेंट पोता गया होगा, जिसको आपने देखा होगा डब्बे पे लिखा है टेक्टर इमल्शन, वो भी अपने आप में इमल्शन है। अंडे का वो जो पीला वाला भाग है ना, चिपचिपा, वो भी इमल्शन है। ये भी याद रखिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये पहले यूनिट में है कोलाइड में, वहां भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे। मैंने क्या बोला कि लिंक है, वहां भी काम आएंगे कोलाइड में। तो आपको अंडा, अंडे का पीला भाग अपने आप में क्या है, आंसर इज इमल्सन। आप इंटरनेट पे टाइप करिए एग येलो इज इमल्शन और नॉट, तो वो आपको आंसर देगा कि यस इट इज इमल्शन। यहाँ पर एग येलो इज इमल्शन और नॉट, यहाँ पर ये आप चलेगी। तो यहाँ पर आपको उसने दिया यस एग यॉक इज इंडीड इन इमल्शन स्पेसिफिक द वाटर इन ऑयल इमल्शन। यही बात मैं वहां भी लिख रहा हूँ मैं। तो कोई चीज जब पानी में तेल मिलेगा, उससे वाटर एंड ऑयल, इसी से जो है वो इमल्शन जो है वो तैयार होता है। एक जगह इमल्शन की जो है, तो मक्खन अपने आप में एक प्रकार का इमल्शन है, बिल्कुल सही। कुकिंग बटर में टेबल बटर से वसा का प्रतिशत अधिक होता है, बिल्कुल गलत। टेबल बटर जो होता है उसमें वसा का प्रतिशत हमेशा अधिक होता है, ये आपको दिख रहा होगा। टेबल बटर के अंदर आपको दिख रहा होगा मिल्क फैट, यानी वसा का जो अगर कहा जाए कि जो प्रतिशत है जो है वो 80%। और व्हाइट बटर जो कुकिंग बटर है उसमें 76%। ये वाला जो है वो अगर कहा जाए गलत हो गया। और मक्खन में 16% तक नमी होती है, ये बिल्कुल सही है। मॉइस्चर जो अगर कहा जाए कि वो 16% के आसपास होती है, सही। अब पहले तो समझ लीजिए, इसमें भी समझिए। दो तरह के मक्खन आप यूज करते हो, ध्यान से देखिए। एक मक्खन होता है जो शादी पार्टी में यूज होता है, वो बिल्कुल व्हाइट से कलर का होता है, देखा होगा ना, ये कुकिंग बटर होता है। इसका इस्तेमाल खाना पकाने आदि में किया जाता है। जस्ट लाइक आप एग वाले के जाएंगे, वो बोलेगा कि बटर ऑमलेट खाना है, तो वो कुकिंग बटर का यूज ज्यादा करते हैं। इस बटर की खासियत होती है इसमें कोई भी सॉल्ट, ठीक है, अगर कहा जाए मिला हुआ नहीं होता। खाने में ये बिल्कुल फीका होता है। और इसमें जो अगर कहा जाए मिल्क फैट जो होता है उसकी मात्रा कम होती है। देखने में ये सफेद से कलर का होता है, इसको व्हाइट बटर भी कहते हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल एक कागज से लिपटी हुई रैपर के रूप में ये बाजार में खुली टिक्कियों के रूप में मिलता भी है। दूसरा होता है टेबल बटर, जो अमूल वाला बटर आपने खाया होगा, उसका कलर आपने देखा होगा लाइट येलो होता है, खाने में थोड़ा सा स्वादिष्ट होता है। टेबल बटर इसलिए देखो, समझ लिए, आप जहाँ बैठ के खाना खाते हैं वहां जिन चीजों का यूज होता है उनमें टेबल आ जाता है। जैसे जो नमक आप वहां यूज करें उसका नाम है टेबल सॉल्ट, जो शक्कर आप यूज करें उसका नाम है टेबल शुगर। नहीं तो तकनीकी रूप से तो शक्कर का नाम सुक्रोज है, वहां पर टेबल शुगर यूज कर दी, वहां पर टेबल बटर यूज कर दिया। तो टेबल बटर की खासियत है कि चूंकि इसके अंदर क्या है कि नमक मिला हुआ है, यानी सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट मिला हुआ है, इसलिए आपने ये ब्रेड ली और ये बटर लिया और ऐसे इसको लगाया और खा लिया। तो किसी जमाने में जो अगर कहा जाए ब्रेड बटर जो अगर कहा जाए खाने के लिए, तो व्हाइट बटर लगाओगे तो स्वाद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल फीका सा लगेगा, उसमें नमक है ही नहीं, नमक मिलाया ही नहीं है। तो बहुत सारे हैं इसमें। अभी तो ये मैं आप सोचो कि मैं एक लेक्चर में ये पढ़ा दूँ तो वो मेरे लिए भी संभव नहीं है। पर एक कॉमन सेंस वाली बात अपने दिमाग में आती है कि अच्छा यार, मक्खन अगर हमारे आसपास बिक रहा है, तो अगर हम किसी ढाबे पर बैठे और उससे कहा यार भैया, आप जो अगर कहा जाए कि रोटी बिना मक्खन की ला दो, बटर टिकिया ला दो, आप देखिएगा मोस्टली उनके पास ये टेबल बटर नहीं होता, उनके पास यही वाला बटर होता। तो वो एक कटोरी बटोरी में या ऐसे सफेद वाला फ्रिज में जमा हुआ सफेद वाला बटर ला के देते। वो लगाते हैं तो फीका फीका लगता, स्वाद ही नहीं आता कुछ भी, क्योंकि उसमें नमक तो है ही नहीं। तो उसका तरीका है कि पहले लगाओ, फिर उसके ऊपर हल्का सा रोटी के ऊपर नमक बुरबुरा लो, उसको मैश कर लो, स्वाद बढ़ जाएगा। इस तरह से हमें ये बात समझ पड़ी कि आंसर जो अगर कहा जाए कि कुकिंग बटर में टेबल बटर से अधिक वसा होता है, ये गलत है, क्योंकि टेबल बटर में वो फैट का परसेंट अधिक होता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मिल्क पाउडर में अधिकतम नमी का प्रतिशत कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स, दोनों के आधार पर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आपको अलग अलग जो अगर कहा जाए मिल्क पाउडर के बारे में, स्कीम्ड मिल्क पाउडर, ठीक है, या क्रीम पाउडर, इनमें अलग अलग टेक्निकली अगर हम मिल्क पाउडर में देखें, तो जो अगर कहा जाए कि साफ सुथरी सी बात है, ये जो मॉइस्चर आपको दिख रहा है कि मॉइस्चर मैक्सिमम 5% यहाँ पर, कि आप किसी भी स्थिति, यहाँ मिनिमम की बात नहीं होगी, यहाँ पर मैक्सिमम। मिल्क फैट जो अगर कहा जाए आपका मिनिमम 26% एंड जो अगर कहा जाए 42%। कि आप कम से कम, अगर हमने कहीं जैसे कोई मिल्क पाउडर लिया जांच के लिए कि कहीं ये मिलावट वाला तो नहीं, आलू से तो नहीं बनाया गया,
तो जब हमने चेक किया तो अरे यार इसमें तो 12% ही मिल्क फैट है, मतलब तुमने तो आलू से बनाया है, तुमने तो स्टार्च से बनाया है, तुमने तो जो है मक्के के जो है वो अगर कहा जाए कॉर्नफ्लोर से बनाया है, कुछ ना कुछ से तो ये जो अगर कहा जाए तुमने मिल्क पाउडर स्टार्च जो है वो अगर कहा जाए उसका निकाल कर सुक्रोज मिलाकर उसको बनाया है। तो वो पकड़ने के लिए आपके पास ये फिगर होना चाहिए कि अच्छा अच्छा मॉइस्चर होना चाहिए तो 5% होना चाहिए, फैट होना चाहिए तो 26 से 42% के बीच होना चाहिए। स्कीम्ड मिल्क में ये फिगर अलग हो जाएगा। अभी हमने स्कीम्ड मिल्क के अंदर क्या देखा था, हमने देखा था कि मिल्क फैट उसमें बहुत कम होना चाहिए, तो वहां लिखा ना कि ठीक है मोर देन 1.5 एंड लेस देन 26, यानी आपका 1.5% से ज्यादा हो लेकिन 26% से ज्यादा हो, यानी स्कीम्ड मिल्क पाउडर वाला जो मिल्क पाउडर है। जैसे आपसे कोई पूछे होल मिल्क पाउडर और स्कीम्ड मिल्क पाउडर में कौन सा सस्ता होगा, देख के ही लग रहा है कि स्कीम्ड मिल्क पाउडर क्या होगा, सस्ता होगा, क्योंकि उसमें अगर कहा जाए जो मिल्क फैट है, दूध का जो बसा है, वो 26% से ज्यादा है ही नहीं। इधर वाले में 42%। तो आप इंटरनेट पे आज क्लास के बाद चले जाइए, ठीक है, होल मिल्क पाउडर प्राइस, स्कीम्ड मिल्क पाउडर प्राइस, आपको खुद ही समझ पड़ जाएगा हाँ यार ये तो बड़ा अंतर है दोनों के बीच में। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वाला जो है वो हमसे पूछता है, मतलब इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो पंच किए जाते हैं। फिर अगला है दूध उत्पादनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, एसिडोफिलस दूध एक किण्वित दूध उत्पाद है, बिल्कुल सही है। एसिडोफिलस मिल्क वो होता है जिसे फर्मेंटेटेड मिल्क कहा जाता है। हम बहुत सारे मिल्क के फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट यूज करते हैं, जस्ट लाइक जो दही है उसमें भी कुछ दही ऐसे होते हैं जैसे चक्का वगैरह, उसमें हम लोग फर्मेंटेटेड प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। दूसरा श्रीखंड चक्का या स्कीम्ड मिल्क चक्का से प्राप्त जो है श्रीखंड जो है वो चक्का या स्कीम्ड मिल्क चक्का से प्राप्त मुलायम गाढ़ा मिश्रित पदार्थ, ये भी जो अगर कहा जाए बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा, दही जो आप कभी भी दही खाया होगा ना, हल्का सा पानी उसमें मिलता है, पूरा पानी निकाल दो देखो, एकदम गाढ़ा हो जाए, वो दही दही नहीं है, वो मार्केट में मिलेगा, अंग्रेजी भाषा में उसको यॉर्गट कहते हैं, हिंदुस्तानी लोग उसको चक्का कहते हैं। इसी चक्के से बनाया जाता है श्रीखंड। आप में से कोई निमाड़ का, वो निमाड़ के लोग तो बहुत शौकीन है श्रीखंड खाने, वहां तो शादी पार्टी में दे दमादम श्रीखंड ही बनता है। तो श्रीखंड अगर आपको उसने सर्व किया आपकी कटोरी में, तो उसमें बिल्कुल भी आपको पानी अलग से नहीं दिखाई देगा कि बह रहा है पानी, बिल्कुल चिकनाई वाला होगा। मुंह में रखोगे तो मैश हो जाएगा, उसमें चिकनाहट होगी, यानी हमें ये समझ पड़ा कि वो एक प्रकार का फर्मेंटेटेड मिल्क से बनाया गया प्रोडक्ट है। और वो चक्का जो है, जो कि अपने आप में एक प्रकार का दही ही है, हम ये नहीं कह सकते कि दही नहीं है, बट वो मलाईदार दही है, बहुत ज्यादा उसमें खूब मलाई, इसलिए महंगा मिलता है, चक्के की कीमत बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। जो अगर कहा जाए सपरेटा वाला दही सबसे सस्ता 30-40 रुपए किलो मिल जाता है। अभी आप दुकान पे जाओ, भैया एक सपरेटर दे 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 1 किलो। मलाई वाला दही 100-120 रुपये, और उसमें भी स्कीम ये बोलता हूँ सॉरी चक्का वाला जो है जिसको अपन यॉर्गट बोलते हैं, वो और महंगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर जो है अगर कहा जाए हवेत्री, और जो अगर कहा जाए टेसेटर, ये चीज ये मैंने दो इसलिए लिए क्योंकि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीज के बहुत सारे पैटर्न्स बताए हैं कि हम किन किन तरह के चीजेस के ऊपर रूल्स बनाते हैं। उनमें ये दो चीज के भी, चीज मतलब आम भाषा में हिंदी में तो पनीर कहते हैं, लेकिन पनीर होता नहीं भाई, पनीर अलग प्रोडक्ट है, चीज अलग है, लेकिन चीज ही याद रखिए। तो अगर आप फूड सेफ्टी अथॉरिटी के नॉर्म्स को फॉलो करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो मिल्क प्रोडक्ट है उसमें जो चीज है उसमें ये पैटर्न्स हैं। दूसरा, आइसक्रीम या कुल्फी में न्यूनतम 20% दुग्ध बसा पाया जाता है, ये गलत है। यहां पर अगर कहा जाए तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए कि मिल्क फैट आपको मिनिमम दिख रहा होगा कि आइसक्रीम और कुल्फी में मिनिमम मिल्क फैट 10% होता है, मिनिमम 20% नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर और अगर कहा जाए मीडियम फैट आइसक्रीम आप लेते हो, लो फैट आइसक्रीम लेते हो, तो जो अगर कहा जाए उसमें मैक्सिमम जो है वो 2.5% होता है। कई लोग खाते हैं जो है वो, उन्होंने कहा यार लो फैट आइसक्रीम में मिलती है बाजार में। आइडियल जो आइसक्रीम हम लेते हैं उस आइसक्रीम के अंदर टोटल सॉलिड होते हैं 36%, यानी मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर और उसमें मिल्क फैट जो होता है वो मिनिमम 10% होता है। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस भी आपको आजकल जो है वो आने लगे। तो अब आपको क्या करना है कि अपने आसपास जो चीज़ें मिलती हैं उनमें देखना भी, नाम भी उनके रीड करना है, पढ़ना भी है। तो कल को फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने से पहले आप अपने आप को फूड सेफ्टी ऑफिसर फील करना शुरू करो। अपने आसपास घर में जो भी रैपर्स हैं उसमें देखो कि क्या प्रोडक्ट को बनाते समय चीज़ें यूज़ की गई हैं, कैसी यूज़ की गई हैं, उन पे क्वेश्चंस पंच होते ही हैं। तो आज आज के बाद आप गए ना तो किसी दुकान पे जाके पूछना, भैया जरा आधा किलो सपरेटा वाला दही दे दो, तो पता चला अच्छा 20-30 रुपए में मिल गया।
यहाँ पर। तो जैसे आप इसको सिंपल ले लें, सपरेटा दही प्राइस, ये हम चले गए है ना। तो अब आपको दिख रहा है सपरेटा दही पर 250 ग्राम 15 रुपए। ठीक है, यहाँ पर 15 रुपए का मतलब कि 60 रुपए किलो। अब आप सोचिए कि नॉर्मल दही आपको 60 रुपए किलो मिलता है कहीं? ठीक है, सोच के देखिए, आप कभी किसी दुकान से 50 रुपए का दही लीजिए, जो क्रीम वाला जो अगर कहा है यहाँ पर, तो लिखा हुआ है कि कर्ड व्हेन वेज द सेपरेटा 1 kg कॉस्ट एंड 30 रुपीज। ये सस्ता मिलता है क्योंकि इसमें से पूरा क्रीम निकाल लेते हैं। क्रीम निकालने के बाद जो अगर कहा जाए यहाँ पर, इसी की जगह आप जो अगर कहा जाए क्रीम दही प्राइस। अब ये जो क्रीम दही होता है यहाँ पर है ना, ये क्रीम वाला दही, जैसे ये आपको दिख रहा है कि आधा किलो का 50 रुपए का है, या ये वाला जो है वो 50 रुपए का, जो भी जितने भी यहाँ पर अगर कहा जाए आप अलग अलग तरीके से उसके प्राइस जो है वो मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि ये दिख रहा है कि क्रीम जो है वो थिक कर्ड 400 ग्राम 50 रुपए का, यानी 400 ग्राम 50 रुपए का, यानी 800 ग्राम 100 रुपए का होगा, यानी 1 किलोग्राम तो 125 रुपए का होगा। तो अब आपको समझ पड़ा कि अच्छा ये मतलब कारण है। तो मतलब ये चीजें आप याद करोगे, मैं तो करता हूँ, याद करोगे अच्छा, बट अपने आसपास भी ढूंढो ना, कुछ चीजें अपने आसपास भी ढूंढो। अब निम्नलिखित में से कौन सा अंडे की सफेदी एल्बुमिन का प्रमुख घटक नहीं है? देखो, अंडे का जो एल्बुमिन है वो अपने आप में प्रोटीन है, और उसमें कई तरह के जो है वो अगर कहा जाए प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे ओ एल्बुमिन इसमें पाया जाता है, लाइसोजाइम इसमें पाया जाता है, उसको किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकता है। एबिडिन पाया जाता है, लेकिन फॉस्बिटिन उसमें जो है वो नहीं पाया जाता। अब इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्यों नहीं पाया जाता। तो इसके लिए मैं आपको एक फाइल से इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए। सबसे पहले तो देखिए, जो अंडा होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे। ये अंडे का बाहरी शेल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका एक हिस्सा होता है एयर सेल, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये एयर सेल इस आकार से बढ़कर इतना हो जाए, थोड़ा और बढ़ जाए, मतलब अंडा पुराना है। फिर इसके बाद चारों ओर होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन के बीच में जो होता है वो होता है यॉर्क, यानी उसकी जर्दी। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये चलेजा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक रेशेदार संरचना होती है जो इस बीच वाले हिस्से को अपनी जगह स्थिर बनाए रखने का रोल प्ले करती है। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा, कोई भी आप इंटरनेट पे आज आपके घर में एक अंडा है उसको फोड़ के देखिए, ये वाला हिस्सा आपको हल्की सी एक सफेद सी रेशेदार स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगी। तो जब हम अंडे की बात करते हैं तो अंडे के अंदर जो उसका सफेद वाला हिस्सा, उसमें ठीक है एल्बुमिन तो है। लाइसोजाइम अगर कहा जाए उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकता है, क्योंकि अंडे, आपको क्या लगता है कि अंडे का जो ऊपर का हिस्सा छिलका है, लोग क्या सोचते हैं कि उसमें कोई छेद नहीं, अरे भैया उसमें बारीक बारीक पोर होते हैं। वो पोर से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन होता है, और अंडा जब पुराना होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण उसका पीएच तेजी से बढ़ जाता है। ये भी वो पोर्स काम करते हैं। तो वहां से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में भी लाइसोजाइम, लाइसोसोम मत कर लेना, लाइसोजाइम यहाँ पर। उसके अंदर अगर कहा जाए विटामिन एच भी होता है, एबिडिन उसके लिए काम करता है। लेकिन अंडे का पीला भाग में फॉस्बिटिन होता है। फॉस्बिटिन इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई पूछेगा कि अंडे की जर्दी में मेन कौन सा अगर कहा जाए मिनरल पाया जाता है, फास्फोरस। उस फास्फोरस से फॉस्बिटिन नाम मिला उसको। और उस फॉस्बिटिन से ही फॉलिक एसिड जो अगर कहा जाए वो रखता है। इसीलिए वो फॉलिक एसिड यानी विटामिन बी 7 का भी एक जो है वो समृद्ध जो है वो सोर्स जो है वो माना जाता है। वहां पर वो भी एक आपको आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। अब आपको क्या समझ पड़ा यहाँ पर? ये भी समझ पड़ा कि फॉस्फेटिन भी अपने आप में एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है? नहीं। ठीक है, लाइसोजाइम प्रोटीन है, यस। एबिडिन प्रोटीन है, यस। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन है, यस। ठीक है, फॉस्फेटिन किसका हिस्सा होता है? तो फॉस्फेटिन अंडे के बीच वाले यॉर्क का हिस्सा जो है वो माना जाता है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं। और इसको कभी भी देखिए दो तरह से, जैसे अगर कहा जाए कि आप सिंपल यहाँ पर टाइप कर लीजिए एग, और यहाँ पर आप ये फोटो ले लीजिए। एक सेकेंड, इसको अगर हम एग के आगे यॉर्क लिख दें, तो आपके सामने जो ये एग के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, घर में भी आप इसी तरह से जब अंडे को छीलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाला हिस्सा जो अगर कहा जाए जो एल्बुमिन है, और ये वाला हिस्सा, इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक हल्की सी यहाँ पर पतली पतली रेशेदार संरचना आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पतली पतली रेशेदार जो है वो संरचना आपको मिलेगी। ये जो अगर कहा जाए सेल्सा जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडे को क्या बोलते हैं इसमें उसके मतलब बीच वाले जो यॉर्क वाला हिस्सा है उसको अपनी पोजीशन पे बनाए रखना।
धीरे धीरे जब अंडा पुराना होता है तो इसके रेशे टूटना शुरू हो जाते हैं, और रेशे के टूटने के कारण वो हिस्सा डैमेज हो जाता है, और अंडे का बीच वाला हिस्सा यानी उसकी जर्दी उसके एल्बुमिन से मिल जाती है। तो कोई 20 25 30 दिन पुराना अंडा, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन गए और आप दुकान पे गए, उससे कहा दिखाओ एक अंडा तुम्हारा, और उस अंडे को वहीं उसके फोड़ के तवे पे डाला, देखा कि बाहर का हिस्सा यानी एल्बुमिन और अंदर का हिस्सा यानी यॉर्क वाला यानी जर्दी आपस में मैश हो गए हैं यानी मिल गए। तो उससे बोल दिया कि भाई कितने दिन पुराना अंडा बेच रहा है तू। ठीक है, एक तो टेस्ट कॉमन होता है कि अपन अंडे को पानी में डाल दें, अगर वो गिलास में बिल्कुल ऊपर तैर रहा है मतलब कि वो सड़ चुका है, ये टेस्ट है। लेकिन दूसरा ये टेस्ट भी काम का है, तो इससे हम जो है वो पहचान सकते हैं कि यार अंडा खराब हो गया या नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें वो आप अपने आसपास के जीवन में सीख सकते हो, है ना। ये तो मैं तो कराऊंगा ही आपको, पर आप अपने आसपास भी सीख सकते हो कि ये चीजें, जैसे ये यहाँ पर इस अंडे को देखकर आपको लग गया क्योंकि एल्बुमिन के अंदर यॉर्क वाला हिस्सा क्या हो गया, मैश हो गया। यहाँ पर इस पूरे हिस्से को मैश होने से बचाने में सबसे जो अगर कहा जाए रोल प्ले कौन कर रहा है, ये चैलाजी फेरस, जो सबसे एल्बुमिन के सबसे अंदर की परत होती है। यही परत इसके चारों ओर इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको बांध के रखती है, अपनी जगह हलने डुलने से बचाती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि चैलेंज फरस जो अगर कहा जाए लेयर, एल्बुमिन के सबसे बाहरी हिस्से को कहते हैं, अंदरूनी हिस्से को कहते हैं, क्या काम करता है ये आपको, और ये किस तरह से अगर कहा जाए ये चलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने घर में फोटो आदि के साथ भी जो है वो देख सकते हो। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आप अपने स्तर पर, उम्मीद है कि जिन टीचर से जिन जगहों पर या आप अपने स्तर पर पढ़ रहे हैं, पढ़ आप सभी सही दिशा में रहो। पर मेरा उद्देश्य ये था कि कम से कम आपको ये समझ पड़े कि चीज़ों में प्रश्न आएंगे तो किस नेचर के आएंगे, और हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनसे हम आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये एक तरीका है आंसर तक पहुंचने का हमारे आसपास से। लगता है कि कोर्स आपको लेना है तो बेस्ट वन है आपका। पेपर वन तो तैयार हो ही रहा है, पेपर टू लाइव क्लास सुबह 6 से 8 चलती है, उसमें डेली क्लास होती है बच्चों की, और लगभग 50 55 क्लासेस में इसमें ले चुका हूँ पहले भी, मतलब पार्ट बी की और पार्ट ए की भी लेता हूँ, यानी दोनों के बीच संतुलन है। ठीक है, कोर्स जो अगर कहा जाए जितना भी कंटेंट निकल गया है वो रिकॉर्डेड देख सकते हो, वो मोबाइल पर या टैबलेट पे रन होता है। लाइव क्लास आप लैपटॉप पे ले लो, कोई मनाही की बात उसमें नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो जो अगर कहा आ जाए कि इस तरह से आपको काफ़ी इसमें हेल्प हो जाएगी, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आपके लिए एक रामबाण काम जो है वो हो सकता है। बाकी मेहनत तो आपकी है, अगर आप कहीं जुड़ चुके हैं तो आप तय करिए कि आपकी मेहनत आप किस तरह से और इसको बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत धन्यवाद, इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने रहिए, सीखते रहिए लगातार, स्वयं को फील कीजिए कि आप उस पोस्ट पे आ गए, तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, खा रहे हो, कर रहे हो, उनमें उसके व्यवहारिक पक्ष को शामिल कीजिए। 30 से 40% क्वेश्चन आपके वहां से फंस जाते हैं व्यवहारिक पक्ष को अगर लेंगे, प्लस आपके इंटरव्यू में तो आपको वो रामबाण का काम करेगा ही करेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।